नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो को आप सबने देखा या नहीं देखा? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्लास 10 चैप्टर 1 हिस्ट्री का। दोस्त, नेशनलिज्म कैसे उदय हुआ था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बड़ा मस्त चैप्टर। इसको पढ़ने में बहुत मजा आया। इस वीडियो को मैंने दोस्त समझाया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा जरूर देखना, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आज जो चैप्टर समझाने वाला हूँ पूरा समझ में आ जाएगा, पूरे खोपड़े में घुस जाएगा। इससे पहले इस वीडियो को जरूर देखना। अगर देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी लगी थी आपको ये वीडियो। ठीक है, चलिए दोस्त, इस वीडियो के बाद आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने ये समझा था कि किस तरीके से यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद आया। राष्ट्रवाद का कंसेप्ट, दैट मीन्स नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है मैं पहले ही समझा चुका हूँ। अपने देश से प्रेम करना, देश के प्रति लगाव होना। अगर देश में कोई संकट है, जैसे कि मान लो गुलाम है तो गुलामी से आज़ाद करवाना, भूखमरी है तो भूखमरी से आज़ाद करवाना, ग्रहयुद्ध चल रहा है, कोई महामारी आ गई है, किसी भी तरीके से संकट से अपने देश को बचाना, दैट इज नोन एज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का दोस्त कोई एक डेफिनेशन नहीं है, सिंपल बात है कि अपने देश से प्रेम करना। और हर एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए बहुत कुछ करता है, ये तो सब आपको पता ही है। चलिए दोस्तों, तो नेशन और स्टेट, अब जैसे ही नेशनलिज्म का राइज हुआ था यूरोप के अंदर, तो यूरोप जैसे कि फ्रांस में देखा हमने किस तरह से लुई 16वां गर्दन काटा गया उसका, वो भी खत्म। तो जितने भी तमाम तरह के देश थे यूरोप के अंदर जहाँ पे भी राजतंत्र हुआ करता था, उनमें तानाशाही, डिक्टेटरशिप ज़्यादा थी। जैसे लुई 16वां खत्म किया गया, वैसे ही तमाम देशों के अंदर क्या हुआ, राजतंत्र को खत्म किया गया और लोकतंत्र को अपनाया गया। तो नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया। तो नेशन स्टेट का कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या होता है? नेशन स्टेट का मतलब, दोस्त, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, और राष्ट्र का मतलब होता है एक देश के अंदर रहने वाले लोगों की एक समान, एक जैसी कल्चर हो, लैंग्वेज हो, उनका एक जैसा इतिहास हो। क्लियर है? यानी कि एक देश के अंदर रहने वाले लोग, आप इस तरीके से समझ लो। अभी आगे जब ग्रेजुएशन में आओगे, आगे बड़े बड़े क्लासेस में आओगे, तो इसके डीपली आप अध्ययन करोगे, इसके डीपली पढ़ाई करोगे। अभी थोड़ा कंसेप्ट आपको थोड़ा हल्के में समझना है। आपको स्टेट का मतलब आपको मैंने बता ही दिया है लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ ज़रूर देखना इस वाले वीडियो को, यार बहुत अच्छे से समझाया मैंने। फिर भी स्टेट चार चीज़ों को मिला के बनता है। एक है लैंड, यानी कि भूमि होनी चाहिए। दूसरी है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार होनी चाहिए। तीसरी है, अरे बताओ ना जल्दी यार, लैंड हो गया, गवर्नमेंट हो गई, एंड जनसंख्या, पॉपुलेशन, वहाँ पर रहने वाले लोग भी तो होने चाहिए। और चौथी है पावर, यानी कि उस सरकार के पास पावर भी होनी चाहिए ताकि लोग क्या करें, उसकी बात को माने। ठीक है, जिसको हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में या दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज में सोवरेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोवरेटी, दैट मीन्स संप्रभुता। तो लैंड होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, और गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सोवरेटी। ये चार चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है? स्टेट बनता है। दोस्त, बेसिकली ये टॉपिक जो है वो यूपीएससी के सिलेबस के अंदर भी है। तो मेरा मन तो कर रहा है पूरा खोल के बताऊं इस चैप्टर को, बहुत अच्छे तरीके से डीपली में पढ़ाऊं। लेकिन सीबीएसई क्लास 10 के अंदर उतने डीपली में नहीं है, जितना दिया गया है आपके सिलेबस में, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th लेवल तक। हाँ, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन आगे चल करने वाले हैं, अपने बेसिक कंसेप्ट को आज के इस वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम देखेंगे किस तरीके से नेशनलिज्म की जो कंसेप्ट पहले यूरोप के अंदर आई। क्यों हमने पहले यूरोपियन कल्चर के बारे में पढ़ा या यूरोपियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा, हमने भारत के बारे में क्यों नहीं पढ़ लिया पहले? क्योंकि हम तो इंडियंस हैं, हमें पहले इंडियंस के बारे में पढ़ना चाहिए। दोस्त, हमने इसलिए पहले इनके बारे में पढ़ा, जैसे कि फ्रांस वगैरह, यूरोप में नेशनलिज्म का उदय। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। फ्रेंच यानी कि अपने जो डिक्टेटरशिप था लुई 16, उससे आज़ादी भी मिली उसको आगे चल के, तमाम घटनाएं भी हुई। इससे पहले भी देखा जाए तो दोस्त 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ है इंग्लैंड वालों से। ये गोरी चमड़ी के लोगों ने ना पूरी दुनिया को तबाह कर रखा था, उनमें अमेरिका भी शामिल है, ध्यान रखना आपको। तो 1776 अमेरिका, 1789 फ्रांस, तो ये सब हमसे पहले हुए पड़े हैं, इसलिए हमने फ्रांस के बारे में पहले पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। आया समझ में? अब दोस्त, हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, वो है 1947 में आज़ाद हुआ हमारा प्यारा सा भारत, जिसके हम निवासी हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो वो प्रेम, वो लगाव जो यूरोपियन लोगों को अपने कंट्री से आया था, और वही बात सेम हम भारतीयों को अपने भारत माता के प्रति आएगा कि इन गोरे चमड़े वालों से हमें अपने आप को आज़ाद करना है। और आज़ाद के युद्ध के अंदर फुल
भर भर के अपनी मिसालें दिखाना है। इससे पहले दोस्त कुछ कंसेप्ट से मैं चाहता हूँ आपको वो पहले समझा देना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आगे चल के ना हो, क्योंकि मैं बेसिकली उन बच्चों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ जिन पे कोई फोकस नहीं करता। मेरे बीच प्यारे भाई बहन दोस्त यार आस पड़ोस सब वो हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, उनको बहुत दिक्कत आती है यूट्यूब के ऊपर, कोई टर्म इस तरीके से बताता नहीं है ताकि वर्ड्स भी उनको समझ में आए। तो राष्ट्रवाद का मतलब नेशनलिज्म, देश से प्रेम करना, ठीक है, सिंपल आप समझ लो। एक कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बीच बीच में बुक्स में पढ़ने को मिलेगा, अगर आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको पहले बता देता हूं मैं। औपनिवेशवाद, औपनिवेशवाद का मतलब होता है कॉलोनियलिज्म। क्या मतलब होता है? गुलाम। औपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई एक महाशक्ति या कोई ताकतवर कोई देश हो, बहुत ताकतवर, उसमें उसके पास बड़ी बड़ी सेना है, आर्मी है, पैसा है, सब कुछ है, लाइक दैट ब्रिटेन हो गया उस जमाने में, अंग्रेज आज का है यार, है उस जमाने में था भाई, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, जब किसी कमजोर देश पे गुलाम बना लेता है, जब कोई भी महाशक्ति जब किसी कमजोर देश को गुलाम बना ले, दैट इज नोन एज कॉलोनियलिज्म, यानी कि औपनिवेशवाद। आर्थिक इकोनॉमिक रूप से भी, पॉलिटिकल रूप से भी और दोस्त कल्चरल रूप से पूरा कब्जा कर ले वो अपने औपनिवेशवाद। लेकिन जब जिस कंट्री को कब्जा बनाया गया है, जिस कंट्री को अपने अंडर में लिया गया है, जब वो कंट्री आज़ाद होने लग जाए, उसको आज़ादी मिलने लग जाए, या आज़ादी के लिए संघर्ष स्टार्ट हो जाए और फाइनली वो आज़ाद हो जाए, वो क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, बी औपनिवेशवाद। तो दोस्त ये दोनों का टाइम पीरियड है, यानी कि औपनिवेशवाद का जो टाइम पीरियड है दोस्त वो 18 सेंचुरी में ज़्यादा हुआ, यानी कि देखा जाए तो 18 सेंचुरी में 1700 से लेकर 20 सेंचुरी तक ये चलता रहा, यानी कि कह सकते हो कि आधे टाइम तक, 20 सेंचुरी तक, यानी कि 1700 से लेकर 1950 के आसपास, इस टाइम से लेकर इस टाइम पीरियड तक दुनिया के तमाम कंट्री किसी ना किसी कंट्री के गुलाम रहे, इंक्लूडेड इंडिया। इंडिया भी तो उसमें शामिल है भाई। तो इंक्लूड हमें तो कह दिया भाई, इंडिया भी इसमें इंक्लूड है, तो इंडिया को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा भाई उसके लिए, तो उसको भी चर्चा करेंगे हम। तो इस तरीके से औपनिवेशवाद का जो टाइम पीरियड था, यानी कि देशों को गुलाम बनाने का जो टाइम था, वो कौन सा टाइम है, सन 1700 से लेकर 1950 तक, ठीक है। लेकिन जब देश आज़ाद होने लग गए तो 1950 के बाद जो टाइम पीरियड है वो आज़ाद होने लगे, जैसे कि 1950 के आसपास से, यानी कि समझ लो कि 1947 में भारत भी आज़ाद हुआ। फिर आपको पता है कि दोस्तों 1945 से लेकर 1945, अब इस टाइम पीरियड को 1945 से 50 के आसपास मान सकते हो, ये अप्रोक्स टाइम नहीं है कोई, हाँ इस टाइम के आसपास ही देश ने आज़ादी या बी औपनिवेशवाद है। इस मतलब इसका मतलब क्या होता है डीकोलोनाइजेशन, इसका मतलब होता है कोलोनाइजेशन, इसका मतलब होता है डीकोलोनाइजेशन। अब देश क्या हो रहे हैं, आज़ाद होने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो डीकोलोनाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो जैसे कि देखा जाए तो 1945 से लेकर 1950 के टाइम पीरियड के अंदर दुनिया के लगभग 100 कंट्री आज़ाद हुए थे, सोच लो यार। तो अब देश 1950 के बाद में जो आज़ाद होने स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप देख लो 1947 में ही भारत आज़ाद हुआ, फिर जैसे श्रीलंका आज़ाद हो गया 1948 में, उसके बाद म्यांमार हुआ, तमाम कंट्री एक करके आज़ाद होने लग गए, है ना। तो इस तरीके से ये जो दो वर्ड है औपनिवेशवाद और बी औपनिवेशवाद, लोग कॉलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन, इसका मतलब होता है गुलाम बनाना, इसका मतलब होता है देश को आज़ाद करना, ठीक है। तो इन दोनों का आपको ये पता होना चाहिए। अब जिस टॉपिक के बारे में हम भारत के बारे में बात करने वाले हैं, तो इंडिया के बारे में हम इस टॉपिक को समझने के लिए आपको 3 स्टेज बता देता हूं मैं, ताकि टॉपिक अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा हाथ होता है किसी भी कंट्री को आज़ाद करवाने के लिए, कोई तो होगा ही भाई। जैसे कि मूवी में क्या होता है, कोई गुंडा आता है, लड़के को छेड़ता है और लड़के को बचाने के लिए हीरो आ जाता है, हीरो की एंट्री होती है, हीरो डिसम बिसम करता है लड़के साथ। अरे यही ना होता है आजकल मूवी में, क्या चल रहा है यार, है वही सेम अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी है। तो इंडिया में जब स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, तो हीरो की एंट्री 1915 में हुई है। तो 1915 के पहले, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने 3 टाइम पीरियड में बांट दिया है अपने इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल को। सबसे पहले 1885 से लेकर 1905 तक, ये वो टाइम पीरियड है दोस्त जब सबसे पहले, यानी कि दोस्त कह सकते हो कि आप 1885 में 1885 में दिसंबर का महीना था, 28 दिसंबर के आसपास कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो आज है ना नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी सोनिया गांधी वाली, भाई वही वाली कांग्रेस पार्टी। आज बिल्कुल चेंज है वो, पहले जब नेहरू जी इसको चलाया करते थे सब के सब उसमें ही थे, कांग्रेस पार्टी में ही सारे थे। तो ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर कांग्रेस क्या करती थी, इस टाइम पीरियड के अंदर
सभी लोगों को आपस में जोड़ना, क्योंकि भारत की सबसे पहली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। इसके पहले भी पार्टी थे, लेकिन वो ट्रेड यूनियन थे या छोटे छोटे दल गुट्स बना के रहते थे, ग्रुप्स बना के रहते थे। इतना बड़ा कोई पार्टी नहीं था भारत के अंदर जितना बड़ा पार्टी कांग्रेस पार्टी बन पाया। ठीक है, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो 1885 से लेकर 1905 का जो टाइम पीरियड है, ये होता है बिल्कुल ही नरम दल। नरमी बहुत थी इस काल के अंदर, कोई भी हिंसा नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। इस कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले दोस्त खुद एक अंग्रेज था जिसका नाम था A.O. होम। क्या नाम था? A.O. होम। A.O. होम ने इस पार्टी को बनाया था जिसका नाम था कांग्रेस। ठीक है, नेशनल इंडियन कांग्रेस। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है। इसके बाद दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष बने उमेश चंद्र बनर्जी, महिला में दोस्तों इसकी अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, ये सब इनके अध्यक्ष पद पे रहे। तो 1885 से लेकर 1905 का जो टाइम पीरियड है, उसमें कांग्रेस ने कोई बड़ा काम नहीं किया। बस इसने एक काम किया कि लोगों को जितना जल्दी हो सके कांग्रेस पार्टी में जोड़ा जाए। अब अंग्रेजों को क्या पता कि जिस पार्टी को हमने बनाया है, ताकि लोगों तक हम तो बात कर नहीं सकते, अंग्रेजों को तो हिंदी आती नहीं थी, ताकि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो कांग्रेस में आ जाए और अंग्रेज उनको बोले और वो कांग्रेस पार्टी लोग आम लोगों तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाए, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते जाए, डिलीवर करता जाए। अब अंग्रेजों को क्या पता कि जिस पार्टी को उसने अपने फायदे के लिए बनाया है, वही पार्टी अंग्रेजों की गले के कांटे बन के रह जाएगी। और वही हुआ। तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं हुआ, इसके अंदर बड़ा काम होने स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको गरम दल कहा जाता है। गरम दल। अब गर्मी आएगी, बहुत हो गया। अब जब तक शांति है तो शांति है, लेकिन जब अंदर की उबाल उगलती है ना एक इंसानों के अंदर से, तो ज्वालामुखी फटती है। 1906 और 1914 का टाइम पीरियड था। तो उस बंगाल को डिवाइड कर दिया। आज का बंगाल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, उसको डिवाइड कर दिया। लॉर्ड कर्जन उस समय दोस्त गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसने क्या किया कि बंगाल को डिवाइड कर दिया और आधार बनाया, बेस बनाया रिलीजन का, हिंदू मुस्लिम का। लोग भड़क गए, बहुत गुस्सा था लोगों के अंदर। इधर में दोस्तों बाल पाल लाल खड़े हो गए, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल पाल पाल। ये दोस्त ये बाल पाल लाल बड़े तगड़े थे। इनका मानना था कि हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी। जैसे बाल गंगाधर तिलक क्या कहते थे, दोस्त ये आज़ादी जो है ना, ये हम लेकर रहेंगे हम, चाहे खून क्यों ना बहाना पड़ जाए, हम तो आज़ादी चाहिए हमें। अब इन तीनों के द्वारा दोस्त कर दिया गया आगाज और क्रांति का जरिया बनाया गया, चाहे हिंसा ही क्यों ना करना पड़ जाए, मार काट होगा, अब हमें आज़ादी चाहिए। इस टाइम पीरियड में दोस्त आज़ादी वाला काम आया, लेकिन हिंसा के साथ। अब बाल लाल पाल आ चुके हैं यहाँ पे। 1914 भाई जैसे ही ख़त्म होता है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर दोस्तों गांधी जी कहाँ हैं? क्वेश्चन तो पूछो भाई। गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर है, छुट्टियां मनाने नहीं गए हैं दोस्तों। वहाँ पे अपार्थाइड की पॉलिसी चल रही है, यानी कि काले और गोरों में भेदभाव चल रहा है। उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए वो आंदोलन करने गए हुए थे दोस्त। ऐसा नहीं था वो दोस्त, नारायण के एक बंदा था, व्यापारी था वहीं का, उनके बुलान पे वो गए हुए थे। तो वहाँ पे क्या था दोस्त, इसके अंदर अफ्रीका में जो उनकी जीत हुई, उसने दुनिया भर के अंदर महात्मा गांधी को एक महात्मा बना डाला। और लोगों को ये पता चल गया कि एक दोस्त चाहे धोती पहनता हो या कमज़ोर सा इंसान दिखने में हो, वो मिसाल खड़ा कर सकता है। और गांधी जी ने दोस्त ये उदाहरण पेश करके दिखाया। इसी के साथ जब गांधी जी भारत में आए, 9 जनवरी का दिन था उस दिन 1915 में। 1915 से लेकर 1947 का दोस्त जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है गांधी युग। 1915 से लेकर 1947 तक। तो दोस्त ये था नरम दल, जहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, लोगों को जोड़ने काम किया गया। 1906 से 1914 ये था गर्म दल। और 1915 से 1947 गांधी युग। गांधी जी अब अपना काम चलाएंगे। बेसिकली दोस्त जो आपको 10th क्लास के सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस के अंदर आपको इस वाले युग के बारे में पढ़ना है, ऊपर के दोनों युग के बारे में नहीं पढ़ना है आपको सिलेबस के अंदर। तो फिर भी मैंने आपको दोनों बता दिया ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके, ताकि आपको ये भी पता हो कि हम इस एज पे डायरेक्ट क्यों आगे, पहले क्या हुआ था, है ना। फिर भी दोस्त जो बुक पे दिया गया है आपको सिर्फ 1920 का इतिहास पढ़ना है, 1920 के बाद से क्या हुआ। लेकिन गांधी जी तो 1915 में ही भारत में आ गए थे। तो मैं भी आपको ऐसा कुछ करूँगा कि यानी कि गांधी जो सत्याग्रह चलाया था वो 2-3 पॉइंट से वो बता दूंगा। फिर 1920 से आगे हम अपनी इतिहास को, हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। चले दोस्तों, तो आई होप आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन टॉपिक हमें समझ में, यानी कि आपके मन में घुस गया होगा, अंदर खोपड़े में घुस गया होगा। मैं इतना आशा करता हूँ और इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहली घटना होती है
पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ मैं। 1915 में जब गांधी जी भारत के अंदर आए तो 1916 के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर वो गए, जिसको आज BHU के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले अपना भाषण दिया, वहाँ पे लौट कर आए। लेकिन इंडिया के अंदर दोस्त उस टाइम कुछ समस्याएं थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गांधी जी को इन्वाइट किया। क्या गांधी जी आप भी संभालो आप? क्यों? क्योंकि वो अफ्रीका से आए हुए थे। अफ्रीका में लोगों ने देख रखा है गांधी जी को कि कैसे वो लड़के आए थे। आपको पता हो दोस्त, जो अफ्रीका जब जा रहे थे ना तो उनको गांधी जी थोड़े सांभले थे, खा लेते थोड़े बहुत। तो जिस ट्रेन की बोगी में बैठे हुए थे उसी में अंग्रेज भी बैठे हुए थे। गांधी जी को उठा के फेंक दिया था। बड़ी बेइज्जती हुई थी वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ काले होने की वजह से। गांधी जी ने क्या दिया, बेटा जिसको तुमने यहाँ ट्रेन से फेंका है ना, पूरे बाहर से उठा के फेंक दूंगा। गांधी जी बस सोच लिए थे अब भारत को आज़ादी दिलवाना है हमें। इसलिए अब जाके जो स्टार्ट होगी सत्याग्रह आंदोलन। इस सत्याग्रह आंदोलन के अंदर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का आंदोलन होता है। इन तीनों के बाद हम रोलर एक्ट और उसके बाद असहयोग आंदोलन यानी कि 1920 से बाद का इतिहास हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने जैसा कि बताया कि 1920 से पहले भी कुछ घटना हुई है, तो थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहली घटना है विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर क्या होता है? जब एक वॉर तो होता है देश के अंदर और एक वॉर होता है देश के बाहर। देश के बाहर का मतलब है कि जब 1, 2, 3 नहीं, दुनिया भर के देश आपस में लड़ने के लिए आ जाए, मरने के लिए, बस लड़ेंगे हम तो लड़ेंगे, है ना। तो आपको मैं पहले चलिए इसके बारे में बता देता हूँ पहले, फिर जाके हम जो नेशनल मूवमेंट हमारा हुआ है हम उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, नेशनल मूवमेंट क्या है, यानी कि इससे पहले हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में। टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, या इस पर क्वेश्चन नहीं आता कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बताओ, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए है। कहाँ पे कब कोई पॉइंट्स ऐड करना पड़ जाए तो टीचर उसी बच्चों को नंबर देता है जो स्मार्टनेस के साथ स्टडी करता है। मंदिर दोस्तों 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हुए देखा है मैंने, लेकिन मार्क्स बाबा जी का ठुल्लू आता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते उतना ज़्यादा पढ़ते हैं, एग्जाम के टाइम पे लिखना क्या समझ में नहीं आता। तो मैं आपको वही बता देता हूँ, एग्जाम में फोड़ करा देना है। चलिए दोस्तों, और ये MCQ क्वेश्चंस भी आने वाले हैं भाई, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ पढ़ना होगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको MCQ क्वेश्चन भी दूंगा, है मज़ा आ जाएगा। चलिए सबसे पहले दोस्त हम जानते हैं द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध। इसको पहला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ है 1939 से 1945 तक। जो पहला विश्व युद्ध है दोस्त, ये पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, पहले इसके बारे में जानते हैं फिर घटना जानेंगे। दोस्त हुआ ये कि 1940 में, कब है 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। 1914 में 28 जुलाई का दिन था और 9 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया था। अब इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुआ क्या था, चलिए पहले इसके बारे में बताता हूँ। दोस्त पूरी दुनिया 2 ग्रुप्स में बट गई थी। पूरी दुनिया 2 ग्रुप्स में बट गई थी। एक ग्रुप चाहता है इससे जीतना और ये ग्रुप चाहता है इससे जीतना। जो जीता वही सिकंदर, यानी कि शक्ति चाहता है। सब क्या चाहते हैं? पावर गेन करना चाहते हैं। जैसे कहते नहीं है बस किसी भी तरह से पावर चाहिए, हमें पावर चाहिए। जैसे आज क्या होता है, सब लोग पढ़ता थोड़ी है, सब लोग साला सब छौरी पटाता है। वो बताइए कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छौरी पटाता है। होता है ना यही तो कंसेप्ट उस समय था कि सब लोग क्या कर रहे थे, पावर गेन करना चाहते थे। स्ट्रगल ऑफ पावर था। जैसे कि आज क्या हो रखा है, ऐसा वीडियो देख रहे हैं आपने। चलिए दोस्तों, अब पहले आपको मैं ये समझा दूं कि वो ग्रुप्स कौन कौन थे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो ग्रुप था उसको बोलते थे अलियांस पावर या अलाइड पावर। अलाइड मतलब होता है मित्र राष्ट्र, जो आपस में मित्र थे, मित्र राष्ट्र, अलाइड पावर। उसके अंदर कौन कौन थे? उसके अंदर दोस्तों आते थे आपके ब्रिटेन। सबसे पहले कौन आता था? ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया दोस्त मैंने इसमें नहीं दिखाया क्योंकि इतना बड़ा उसका साला क्षेत्र है कि देखिए मैप पे भी नहीं दिखेगा वो। देखिए रसिया, अमेरिका 1917 में भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में शामिल हो गया था। उसकी शिप डुबा दी थी। मैंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे वीडियो बना रखी है, देख लेना आप। इसकी शिप डुबा दी थी, ये भी आ गया था। ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, ये सब के सब अलाइड पावर में थे, मित्र राष्ट्र कहा जाता था इनको। इनके अपोजिट में यानी कि दो जिनको मैंने ग्रीन से दिखाया है वो सब के सब मित्र राष्ट्र वाले हैं। और जिनको दोस्त मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे दोस्त यहाँ पे आयत बना दिया है, थोड़ा इसको मैंने है ना हाईलाइट किया है, वो सब के सब थे सेंट्रल पावर कहा जाता था इनको। क्या कहा जाता था? केंद्रीय शक्तियाँ। इसके अंदर जो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन अम्पायर,
इनको काले से मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि इन्होंने अपना मुंह काला करवा लिया था इन चारों ने, ये युद्ध में हार गए थे। किनसे? मित्र राष्ट्रों से। तो अलियाइड पावर ने किसको? सेंटर पावर्स को हरा दिया था। इस तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था। इस घटना क्या क्या हुई ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक डीपली नहीं जा रहा। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बाय मनीष वर्मा, जब भी टाइम मिले तो आप इसके डीपली वीडियोस देख लेना। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। स्ट्रगल ऑफ पावर था, शक्ति प्राप्त चाहते थे बस कैसे भी करके। लेकिन भूल मत जाना टाइम क्या था ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, 1914 से लेकर 18 तक। इस दौरान हम गुलाम हैं, अंग्रेजों का राज भारत पे है और ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के अंदर है। ब्रिटेन कहाँ है? अलियाइड पावर के अंदर है। और ब्रिटेन ने इस युद्ध के अंदर अपने इतने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, अपनी सेनाओं को खर्च कर दिया, बहुत पैसा फूंक दिया इसे। अब इसको चाहिए था पैसा, पैसा कहाँ से आएगा? इसको सिर्फ पैसा दिख रहा, अभी जो शक्ति पावर दिख रहा था, ये पगला गया। अब इसने सोचा इंडिया में है ना, हमारे पास इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तगड़ी, 4-5 करोड़ की आबादी, उस टाइम बहुत आबादी हुआ करती थी तगड़ी, ये अब पैसा यहाँ से कमाना है। इसने क्या किया दोस्त, धीरे धीरे करके टैक्स बढ़ाने लग गया ये, क्योंकि इनकम का जो सोर्स होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो टैक्स होता है। और टैक्स बढ़ा दिया ताकि जनता कोई सामान खरीदेगी उस पर टैक्स देगी, सरकार को पैसा मिल जाएगा। टैक्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया दोस्त। युद्ध के नाम पे ब्रिटेन लोन लेने लग गया कि भाई लोन दे दो, युद्ध लड़ना है। भारत को कर्ज में डुबाता चला गया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत, अब वो समझ लो मतलब कि पूरा लूट लिया ब्रिटेन ने। अब यहाँ से लूटने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे करके। जो टैक्सेस इंक्रीज करता चला गया एंड जो कस्टम ड्यूटी होती है उसको बढ़ाना बहुत तेज़ी से इसने बढ़ा दिया। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जो सीमा शुल्क, यानी कि जब भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, आयात और निर्यात किया जाता है, जब व्यापार एक देश से दूसरे कंट्री में होता है, सामान भेजा जाता है, तो उस समय टैक्स लगाया जाता है। उस टैक्स को बढ़ा दिया, और जब टैक्स को बढ़ा देगा तो कौन हमारा माल लेगा? हम माल ले भी लेगा तो भाई इतने महंगे दाम पे लेगा वो या खरीदेगा वो, तो कैसे? सरकार सिर्फ अपना फायदा देख रही थी, देश चाहे बाहर में जाए, बिक जाए देश, इनसे मतलब नहीं। अंग्रेजों ने बहुत बुरा किया, टैक्स बढ़ाते चले गए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये हुई कि अंग्रेजों ने लोगों को ये कह दिया कि अब कंपलसरी है ज्वाइनिंग करना, क्या? आर्मी। लोगों को कंपलसरी कर दिया, आर्मी में सबके सब ज्वाइन होंगे। ब्रिटेन युद्ध लड़ रही है, कम पड़ेगी सेनाएं तो कहाँ से करेंगे हम? आर्मी में दोस्तों ज्वाइन करना कंपलसरी कर दिया। बस अब इसके बाद क्या होता, एक घटना और घटने की दोस्तों, बीच में ही फसलें खराब हो गई। फसल खराब होने का मतलब था सारी फसल खराब हो जाना, अनाज संकट आना। लोग अब खाएंगे क्या? फसल तो सारी सूख गई है? लोग पगला गए, अंधकार समझ गया, काला काला सा दिख रहा सबको, भाई पेट में कुछ है नहीं, ग्रह चल रहा है, अब कैसे क्या होगा। 1918 से लेकर 1920 के आसपास का टाइम पीरियड था। तो इस टाइम पीरियड के अंदर दोस्त ये क्रॉस वगैरह सारे खराब हो जाना, इसी के बीच 1920 में स्पेनिश फ्लू आ गया। आज कैसे कोरोना वायरस आया हुआ है, कैसे लोग दोस्तों तरस रहे हैं। आज के दिन भी देखा दोस्तों किस तरीके से मजदूर बाहर निकल गए थे घर गांव जाने के लिए, सड़कों पे उनकी हालत ख़राब थी। हमने देखा लॉकडाउन के अंदर, उस समय सोच के देखो क्या उन पे बीतता होगा, कितने लंबा दो सफ़र वो पैदल चल के करते थे। इस सफ़र के अंदर सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। उसी वक्त का टाइम था दोस्त, इन्फ्लुएंजा जब एपिडेमिक आया, उन लगभग दोस्त इसके अंदर 1.25 करोड़ लोग, लगभग 12 से 13 मिलियन लोग इसके अंदर मारे गए भूख के मारे। क्या करते हैं भाई, भूख के मारे प्लस स्पेनिश फ्लू के कारण इन्फ्लुएंजा फैल गया था। इस इन्फ्लुएंजा ने दोस्तों इतने सारे लोगों की जान ले ली, जैसे कि आज देख सकते हो कोरोना वायरस से कितने लोगों की जान ले ली है। भाई सेम घटना उस टाइम में हुई, और आज तो प्रकोप बहुत तगड़ा है यार। हुआ ये कि आगे चलकर इस टाइम ही जब ये सारी घटना लग रही थी लोगों को, भाई ये क्या होगा, अंधकार मचा हुआ, इधर स्पेनिश फ्लू हो रहा है, दोस्त इधर मतलब कि सूखा कारण फसल खराबी है, सब कुछ संकट है, अनाज नहीं है, खाने का कुछ है नहीं, घर नहीं चल पा रहा, अंग्रेजों का अत्याचार अलग से हो रहा है। अब क्या होगा दोस्त, जब संकट होता है तो हीरो की एंट्री होती है ना, मूवी के अंदर से मैंने बताया था ना आपको। तो जब भी कोई संकट आता है तो कूद के दीवार तोड़ के एक हीरो आता है। तो दीवार तोड़ के तो नहीं, लेकिन चप्पल फाड़ के वो हीरो आया, और वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। अब ये हीरो की एंट्री होती है इस आंदोलन के अंदर कि अब गांधी जी ही नैया पार लगाएंगे। तो इस नैया पार लगाने की जो स्टोरी होती है हम उसको शुरुआत से ही पढ़ेंगे, ताकि 1920 से पहले की जो घटना है वो भी हमारा कवर हो जाए। इसको सत्याग्रह का विचार कहा गया, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है, सत्य मतलब सच्चाई, ट्रुथ, ग्रह मतलब आंदोलन। आंदोलन करेंगे हम, यानी कि सच पे रहते हुए, सच्चाई के दम पे किया गया आंदोलन
सत्याग्रह आंदोलन कहलाता है। तो दोस्त ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा इस बल पे चलाया गया कि हमें किसी भी तरीके से जोर नहीं करना, जोर हो गया, हिंसा, खून खराबा नहीं करना। अगर दोस्त हम सही हैं, हम सच हैं, हम अपने मुद्दे पे अड़े हुए हैं तो जीत हमारी होगी। हम बिना शारीरिक रूप से, हम फिजिकली कोई भी दोस्त वॉयलेंस किए हुए बिना किसी वॉयलेंस के भी हम युद्ध जीत सकते हैं। बस हमें अपनी बातों पे अडिंग रहना है, डिटरमाइंड के साथ। दोस्तों कहते हैं कि मतलब कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए हमें। दोस्त इस तरीके से गांधी जी अड़े रहे, क्योंकि गांधी जी को पता था, उनको अनुभव था कि जिस तरीके से अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी अफ्रीका के, अपार्थाइड का मतलब होता है काले और गोरे में जो भेदभाव था साउथ अफ्रीका के अंदर। दोस्त गांधी जी को पता था उसके बारे में भाई कि कैसे मैं वहाँ पे पूरे लोगों का सपोर्ट मिला, सच्चाई पे अड़े रहे, नो वॉयलेंस, फिर भी जीत हुई। वही चीज़ दोस्तों गांधी जी ने अभी यहाँ पे भी किया, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब गांधी जी ने डिफाइन किया कि अब सत्य का मतलब हिंसा नहीं है, अहिंसा के दम पे हम इस युद्ध को जीतेंगे, ग्रह को जो ये चलेगा दोस्त आंदोलन, अब उसको जीतेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये सत्य का जो मार्ग है ना, सच्चाई का मार्ग, ये लोगों में एकता बनाता है, यूनिटी पैदा करता है। क्यों? क्योंकि नॉन वायलेंस का मुद्दा हर लोग पसंद करते हैं। कौन चाहेगा कि भाई खून खराब हो? नहीं चाहते लोग। तो गांधी जी ने समझा, लोग काफ़ी सपोर्ट भी मिला। इसी को देखते हुए दोस्त स्टार्टिंग में देखा जाए तो 1920 से पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमें तो इतिहास 1920 के बाद का पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। इससे पहले भी आप देख लो। सबसे पहले जब गांधी जी दोस्त इंडिया में आई 1915 में आए, 16 तो ऐसे चला गया उनको भाई। 1917 की बात है ये, जब चंपारण, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट के चंपारण, वहाँ पे लोग इंडिगो की खेती करते थे। इंडिगो मतलब पता है ना आपको, नील की खेती करते थे। बेचारों को हाथ खराब हो जाता है, एक बार नील की खेती हो गई तो 20-20 साल तक ज़मीन खराब हो जाता है, वो खत्म ज़मीन, फिर बंजर ज़मीन हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों को क्या था, नील की खेती करनी है, क्योंकि सप्लाई करते थे, उनको पैसा ज़्यादा मिलता था, इससे उनको फ़ायदा ज़्यादा होता था। तो अपनी बेनिफिट के लिए अंग्रेज़ों ने लोगों से नील की खेती करवाते थे, लोगों को कंपनसेशन नहीं, मुआवजा नहीं है। गांधी चले गए चंपारण के अंदर। तो सबसे पहला जो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, सत्याग्रह मूवमेंट किया दोस्त, वो था चंपारण का। जीत मिली, लोगों को कंपनसेशन मिला 35% का, यहाँ पे तो सबसे पहले जीत हुई। इसके बाद 1917 में ही क्या हुआ था, खेड़ा, गुजरात के दोस्तों खेड़ा के अंदर फसलें खराब हो गई थी, किसानों की, जो फार्मर्स हैं उनके जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो गई थी। दूसरी दोस्त यहाँ पे प्लेग की बीमारी फैल गई थी। प्लेग जो चूहे से फैलती है, प्लेग की बीमारी फैल गई थी। लोगों में हाहाकार मच गया था, पैसे हैं नहीं, आप अंग्रेजों को टैक्स कहाँ से देंगे? तो लोगों ने अंग्रेजों को टैक्स ना देने के लिए कर दिया आंदोलन। गांधी जी ने लीडरशिप किया इसको, गांधी जीत मिल गई यहाँ पे भी, लगान माफ। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1918 में जाके अहमदाबाद के अंदर सत्याग्रह के अंदर गांधी जी ने अहमदाबाद के अंदर जो कपड़ा मिल के मजदूर थे, यानी कि जो कपड़ा का एक कारखाना था, फैक्ट्री था जहाँ पे कपड़े बनाए जाते थे, तो उसके अंदर लोगों ने, जो मजदूर है वहाँ पे दोस्त, उन्होंने आंदोलन कर दिया। ये आंदोलन था स्पेसिफिकली बोनस के लिए एंड अपना जो इकोनॉमिक दोस्तों जो हालात ख़राब हुए पड़े उसको ठीक करने के लिए, तो इसको गांधी जी ने लीड किया, जीत मिली यहाँ पे। तो एक एक करके दोस्त चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, गांधी जी को जीत मिली नॉन वायलेंस के मुद्दे पे। इस मुद्दे पे जीत हासिल करना पूरे दुनिया के अंदर गांधी जी की नाम बस मौज होने लग गई। अब क्या भाई, गांधी ने तो जिस तरीके से सत्य पर रह के लोगों का सपोर्ट पाकर इसमें जीत हासिल करी, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, नॉन वायलेंस पे, कभी भी हिंसा नहीं किया दोस्त। उत्साहित हो गए गांधी जी। गांधी जी को लगा कि अच्छा भाई, हमने तो 3 आंदोलन जीत लिया यार, अब कोई बड़ा चीज़ करेंगे, अब बड़ा आंदोलन करेंगे, कुछ बड़ा उखाड़ेंगे। अब गांधी जी इस बात को सोचते हुए अब आ जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ से दोस्त हमारी स्टोरी अब स्टार्ट होती है, जो आपको अब बिल्कुल ही खोपड़े को खोल लेना है, सब कुछ खोल लेना है, सब कुछ मतलब कानून खोल लेना है, कहीं कपड़ा पड़ा मत खोल के बैठ जाना और खोपड़े में जान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त रोलेट एक्ट की। ये रोलेट एक्ट क्या था? देखो, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो अंग्रेज पगलाए हुए थे, वो तो युद्ध में, वॉर में बिजी थे। इधर इंडिया के अंदर क्रांति पे क्रांति, लोग इधर आंदोलन करने का भी उधर कर रहे। तो अंग्रेजों को लगता कि क्यों ना हम कोई ऐसा कानून बनाए कि जब किसी भी अंग्रेज को लगे कि इस भारतीय से, इस इंडियन से हमें खतरा है, उसको जेल में डाल देंगे या देखते हैं साले गोली मार देंगे, काम खत्म। यही था। और इस कानून को रोलेट एक्ट का नाम दे दिया गया। इसको पास करने के लिए इंडियंस चाहते नहीं थे, वो तो इसको अपोज कर रहे थे। लेकिन दोस्त इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में इसको पास कर दिया, इंडियंस के इसके विरोध करने के बावजूद भी।
इसमें ये कहा गया कि अगर किसी को पकड़ा गया तो 2 साल तक बिना किसी मुकदमा किए हुए, जैसे कि अभी क्या है, किसी भी इंसान को जब पकड़ा जाता है किसी भी जुर्म के लिए तो पहले उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, तमाम प्रोसेस वगैरह होता है। अगर साबित हो जाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, यही होता है। लेकिन रॉलेट एक्ट में क्या था कि जिसको भी पकड़ लिया जाएगा पॉलिटिकल एक्टिविटी इस तरीके से करते हुए जिससे कि अंग्रेजों को खतरा हो, तो 2 साल तो बिना किसी मुकदमा का, बिना किसी कोर्ट कचहरी में पेश किए हुए उसको 2 साल तक कैद में रखेंगे। अरे भाई ये क्या मतलब है यार, अगर किसी निर्दोष को पकड़ लिया तो 2 साल तक तो ऐसे ही मरेगा। और भारतीय सब तो निर्दोष ही थे, वो तो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। पहली बात भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी, अंग्रेजों ने सोचा कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भारतीय चाहते हैं कि हमें आज़ादी के लिए जो संघर्ष करना उसको दबा देंगे हम। इसका फ़ायदा उठाया अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने के लिए, है राजनीतिक गतिविधि को दबाने के लिए। और 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में हमने भी कर दिया भाई आंदोलन स्टार्ट। हमें नहीं चाहिए भाई, ये तो गांधी जी ने लीड करना स्टार्ट कर दिया। अब जाके रॉलेट एक्ट का विरोध होगा, सत्याग्रह स्टार्ट होगा। अब लगता गांधी जी कि भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अंग्रेज मानते नहीं ऐसा यार ये। और अंग्रेजों की भी पॉलिसी रही ना यार, करते क्या, तो स्ट्राइक स्टार्ट हो गया। 6 अप्रैल का टाइम था उस दिन। अब रैलीज निकाले गए, बड़ी बड़ी रैली, 1919 की बात कर रहा हूँ, 6 अप्रैल 1919 को बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली गई। किसी भी तरीके से बस इस रॉलेट एक्ट का अपोज करना है, ख़त्म करो इस रॉलेट एक्ट को। कैसे पास कर दिया गांधी, है कैसे पास कर दिया अंग्रेजों ने। गांधी जी का दोस्तों एक ही चीज़ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर इसको फ़ायदा उठाया गया। जबकि ये कहा भी गया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसको वापस ले लेंगे हम, क्योंकि अभी वॉर चल रहा है इसलिए अंग्रेजों ने इसको पास किया है। अब भाई 1918 वॉर भी खत्म हो गया है, अब देख लो भाई 1919 चल रहा है, फिर भी रॉलेट एक्ट पास हुआ पड़ा है, इसको कब वापस लोगे। अंग्रेजों को लगा कि नहीं वापस लेंगे इसको, ये कानून तो अच्छा है, जो भी यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ दिखेगा जेल में डाल देंगे, उड़ा देंगे उसको, सजाए मौत दे देंगे। अब भाई गांधी जी तो गुस्से आएंगे ही। अब हुआ ये कि पूरे भारतीयों में गुस्सा हुआ और स्ट्राइक इन रेलवे। सबसे पहले रेलवे के कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दिया, सारी दुकानें बंद कर दी गई, नहीं चलाएंगे दुकान हम। अब गांधी जी ने ये सब किया तो लोगों में बहुत तगड़ा सा सपोर्ट भी मिल गया, रेलवे ठप बैठ गया। अंग्रेज डर गए, अंग्रेजों को लगा कि अगर रेलवे ठप हो गया और कम्युनिकेशन का जो मीडियम है यानी दोस्तों साधन है संचार, अगर ये सब खत्म हो गया, लोग टेलीग्राफ कैसे करें यानी फ़ोन कॉन्टैक्ट कैसे कर पाएंगे, रेलवे अगर बंद हो गया दोस्तों बहुत इकोनॉमिक लॉस होगा। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इसको दबा दिया जाए, इस आंदोलन को दबा दिया जाए। और एक एक करके दोस्त अमृतसर के अंदर जितने भी लीडर्स कर रहे थे स्ट्राइक, उनको कस्टडी यानी कि उनको जेल में डाल दिया गया। अमृतसर के अंदर बहुत तगड़ा किया गया और गांधी जी को भी दिल्ली आने से मना कर दिया गया। गांधी जी दिल्ली नहीं आएंगे, हैं गांधी जी की दिल्ली आने से दोस्तों बैन लगा दिया गया। इस तरीके से घटना हुई। अब बात आती है 10 अप्रैल की, जब अंग्रेजों ने पागल कुत्तों की तरह फायरिंग स्टार्ट कर दी। 10 अप्रैल का दोस्त, जलियांवाला कांड से जस्ट पहले ही 10 अप्रैल को फायरिंग कर दी अंग्रेजों ने। एक अंधाधुंध भीड़ के ऊपर काफ़ी सैकड़ों लोग यहाँ पे भी मारे गए। अब दोस्त इन लोगों की इतनी ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि गिर जाएंगे ये अंग्रेज, पता नहीं था यार, इन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। अब लोग भी क्या करते भाई, आगे चल के लोगों ने भी अटैक करने स्टार्ट कर दिए, बैंक के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, रेलवेज के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिए। फोड़ डालो सबको। भारतीयों में एक अलग सा दोस्तों कह सकते हो कि राष्ट्रवाद की भावना जाग गई थी। अब हम पागल हो गए, अब हमें चाहिए आज़ादी, कैसे छीन के लेंगे आज़ादी। और इसी बीच क्या कर दिया गया है, भारत का मुखिया बनाकर भेज दिया गया जनरल डायर। जो दोस्तों एक तरफ से जो गवर्नर जनरल था उसने एक डायर बना के भेजा जिसका नाम जनरल डायर। ये पंजाब में आया, पंजाब में तो ये आ गया। लेकिन इसी बीच इसने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है दोस्त, मार्शल लॉ का मतलब क्वेश्चन दोस्त इसके ऊपर आ जाता है कि मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है। आपस में दो चार लोग आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, एक जगह पे गैदर नहीं होंगे जिससे कोई हिंसा को बढ़ावा मिले, कोई वॉयलेंस वगैरह हो जाए। इस मार्शल लॉ का मतलब ये था कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे एक जगह पे। जनरल डायर ने दोस्त इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसी जब ये इम्प्लीमेंट हो गया था, ये लागू हुआ पड़ा था अमृतसर वगैरह के अंदर, पंजाब के अंदर, तो उसी बीच दोस्तों बैसाखी का मेला हुआ पड़ा था। 3 अप्रैल से घटना स्टार्ट हुई थी, 6 अप्रैल पहुंची, फिर 10 अप्रैल को दोस्त फायरिंग हुई। अब आ गए हम 13 अप्रैल पे। बैसाखी फेयर यानी कि बैसाखी का दोस्तों मेला लगा हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर के अंदर। और
उस जगह का नाम था जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग दोस्तों एक ग्राउंड, एक पार्क टाइप में ही था। तो उस ग्राउंड के अंदर लगभग 500 लोग इकट्ठे हुए थे, और जो लोग आए थे वहाँ पे दोस्त, कुछ तो मेला देखने के लिए आए थे, और कुछ लोग जो रोलेट एक्ट पास हुआ पड़ा है उसका अपोज करने के लिए आए हुए थे। इस तरीके से देखा जाए दोस्त तो जनरल डायर घुस गया उस पार्क के अंदर सेनाओं के साथ। पार्क से निकलने वाले सभी मेन गेट्स को बंद कर दिया गया, और जनरल डायर ने वो किया जो सोचा भी नहीं था हमने। लोग दोस्तों इधर रोलेट एक्ट का अपोज कर रहे हैं, तमाम संकटों को झेल रहे हैं, महामारियाँ आई पड़ी है, अनाज खराब हुआ पड़ा है, फसल खराब हुआ पड़ा है। इसी बीच अंग्रेजों ने दोस्त जनरल डायर ने आदेश दिया कि भून डालो सबको, और इसके आदेश पे ही सभी को गोलियों से भून दिया गया। लगभग दोस्त ऑन रिकॉर्ड दोस्तों जो है लगभग अप्रोक्सीमेट 400 लोगों की हत्या कर दी गई। 400 लोग दोस्त मारे गए इसके अंदर, निहत्थे मार दिए गए। सलाम है उनको यार, क्या कसूर था इनका, लोग जो यहाँ पे खड़े हुए थे वो तो भारत की आज़ादी के लिए। या दोस्त कुछ लोग इस अमृतसर से बाहर रहते थे या पंजाब के बाहर रहते थे, वो भी इसमें मेला देखने के लिए आए हुए थे। उनको तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है जहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उन बेचारों का क्या कसूर था, और जो जनरल डायर ने मार दिया गया, बहुत निहत्थे लोगों को मार दिया, खून खराबा बहुत तगड़ा हुआ। तो उसी बाग के अंदर साइड में एक कुआं था, कहा जाता है दोस्त आज भी उस कुएं के अंदर खून निकलता है। हुआ क्या था कि लोगों ने जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी थी, किसी तरह से जान बच जाए, मर गए थे। तो ये दोस्तों शहादत शायद भारतीय के इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा रहा, क्योंकि जो ये आग जली पड़ी थी उसमें घी डालने का काम किया इसने, लोग अलग ही तरीके से बस अब तो खड़ा हो जाना है। हुआ दोस्तों यही कि 13 अप्रैल 1919 का टाइम था जलियांवाला बाग के अंदर। जनरल डायर दोस्त जिसकी मर्डर कर दिया था भाई, जनरल डायर का उधम सिंह का नाम सुना आपने? कहानी सुनना बड़ा मजा आएगा। उधम सिंह ने ये दोस्त ठान लिया था किसी भी तरीके से मुझे जनरल डायर को मानना है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। और दोस्त ये बंदा उधम सिंह लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मार दी, बोला पकड़ लो मुझे, सामने खड़ा हूँ। फिर इसको पकड़ लेगा। फिर जाकर दोस्तों 31 जुलाई 1940 को दोस्त उधम सिंह को फांसी दे दी गई। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई घटना पूरी दुनिया में कहीं और घटी हो, या मुझे नहीं लगता है दोस्त कि अगर इंडिया जैसी हम राष्ट्रवाद की बात करें तो कहीं और भी ऐसी राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की फीलिंग रही हो। माइंड ब्लोइंग यार, कोई जवाब नहीं है इसका। चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, उधम सिंह, तमाम राष्ट्रवादी भारत के अंदर रहे यार, तमाम राष्ट्रवादी। मुझे लगता है कि इनको हमें पढ़ाना चाहिए कुछ और डीपली, लेकिन जो कि इतिहास में पढ़ाया नहीं जा रहा। खैर दोस्तों टॉपिक की बात करेंगे। अब देखते हैं हम नॉर्थ इंडिया के अंदर, देखते दोस्त ये जो मुद्दा था जलियांवाला बाग का, ये पूरे भारत में स्टार्टिंग नॉर्थ इंडिया से हुई। नॉर्थ इंडिया पूरी जगह पे फैल गया। ये पूरा दोस्तों जो पार्ट है हमारा, जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश, देहरादून, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये पूरे जगह पे दोस्तों फैल गया। लेकिन अंग्रेज़ों की आप हालात तो देखो भाई, कितना ऊपर उठ चुका है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं दोस्त, उनके नाक को रगड़वा रहे हैं, वो नाक रगड़ो हमारे सामने, उनको घसीट के लेकर जा रहे हैं। क्या चाहते थे वो भारतीयों से? बोलते हैं कि हमको सलाम करो, हम अंग्रेज हैं, हम अंग्रेज हैं, हम ताकतवर हैं, हमको सलाम करो वरना कोड़े से मारेंगे। देखा दोस्तों आपने हंटर किस तरीके से हंटर मारा जाता था, कि मूवी में देखा होगा आपने, उस हंटर से कोड़े से लोगों को, आम लोगों को मारा जाता था। तो कुछ दोस्तों ये घटनाएं जो भारतीय लोगों को भयभीत कर देती है। और आज़ादी के दोस्तों ये जो संघर्ष है ये बहुत बड़ी घटना है यार। तो ये आज़ादी दोस्त हमें खैरात में नहीं मिली, इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। खैरात मतलब दान होता है, तो हमें फ्री फंड में दान में नहीं मिला। इसके लिए दोस्त कई लोगों ने अपनी शहादत दी है, जान गंवाई है। आज उनको सल्यूट करते हैं। और इस वीडियो को अगर आप 100 जगह देखते हो और जगह शेयर करते हो तो मुझे लगता है कि दोस्त हम क्या सकते, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, फीलिंग सी। चलिए दोस्त थोड़ा सा इमोशनल से थोड़ा बाहर निकलते हैं, टॉपिक को कवर करते हैं। यस दोस्तों, जलियांवाला बाग के कांड के बाद दोस्तों गुजरांवाला एक ऐसा जगह जहाँ पे अंग्रेजों ने फिर से बम बरसा दिए ताकि लोगों को हम और शांत कर सकें। हिंसा हो रही थी। अब गांधी जी ने सोचा कि यार मैं तो चाहता नहीं था कि ऐसी भी हिंसा हो जाए या मारकाट होना स्टार्ट हो। जब दोस्तों जनरल डायर की ये घटना हुई, क्या कर सकते थे हैं? महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया जो रोलेट एक्ट के अपोज में चलाई जा रही थी।
देखो हुआ नहीं था कि यही बहुत बड़ा घटना हो जाएगा, लोगों ने सोचा भी नहीं था, इमेजिन तक नहीं किया था कि ऐसी घटना हो जाएगी, लोगों पे 400 से ऊपर लोग मारे जाएंगे इसके अंदर। किसी ने भी नहीं सोचा जनरल डायर ऐसा पागल होगा, ऐसा मतलब पागल कुत्ता ने 200 काट लिया था कि उसने ऐसी घटनाएं कर दी। और कुछ बात ये भी थी ना वहाँ पे यार, ऐसा था वहाँ पे सब लोग मेला देखने के लिए आए हुए थे, रूरल टैक्स का विरोध करने के लिए आए थे। पंजाब को दोस्तों 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये बहुत फेमस लीडर थे पंजाब के। इनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था, तो लोग इनको छुड़वाने के लिए भी मैं दोस्त अमृतसर जो बैसाखी का मेला था जलियांवाला बाग के अंदर, वहाँ पे उसके लिए भी आए हुए थे। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज़ों को लगा कि इनको भून डालते हैं। दोस्त बाद में जाकर जनरल डायर ने कहा ये कि मैंने क्यों गोली चलवाई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि लोगों में आतंक पैदा हो जाए, उनको ये लगे कि अंग्रेज भी कोई चीज़ है, हमसे डरे, वो उनके अंदर दुस्साहस पैदा हो जाए। क्योंकि दोस्त ऐसा होता नहीं है कि जब भी किसी को अपना डर पैदा करना हो लोगों में तो 1-2 तो खून करना ही पड़ता है। अंग्रेजों बस जनरल डायर ने यही किया, मारना स्टार्ट कर दिया, इसलिए ताकि लोगों में दहशत पैदा हो। लेकिन कितना दहशत पैदा करोगे, हमारे तो दोस्त पता है जब दहशत उसमें पैदा किया जाता है ना यार, कि जिसमें पैदा हो भी सके। हम तो जी ही दहशत में रहे थे, तो हम तो ऐसी दहशत रोज़ देख रहे थे, कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। बस जो बुरा किया अंग्रेज़ों ने लोगों को मार कर, इसका मतलब दर्द बहुत लोगों तक फैला। तो दोस्तों गांधी जी को अब ये लगा कि वापस ले लेना चाहिए इसको, और बड़े लेवल पे। हाँ, इसको दोस्त बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, रूरल टैक्स का जो अपोज हुआ या जलियांवाला बाग के अंदर बहुत लोग आए हैं, ये बात अलग है। लेकिन फिर भी अब गांधी जी को ये लग रहा कि हमें बहुत बड़ा आंदोलन चाहिए, जो एक क्षेत्र से नहीं पूरे भारत में सपोर्ट मिले उसका, और पूरे भारत के लोग उसमें शामिल हो जाए। अब गांधी जी को ये लगा कि कुछ ऐसा चलाना है हमें। अब इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, उनको लगा कि जब ऐसा कोई आंदोलन चलाना है तो क्या करना है गांधी को, हाँ एक आइडिया मिला, हमें हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनको एक करना पड़ेगा, एक लेकर आंदोलन चलाएंगे। इससे क्या होगा, यूनिटी बढ़ेगी और आंदोलन चलेगा। लेकिन ये होता कैसे भाई, हुआ घटना ये इस बीच के अंदर दोस्त, आपको पता है मैंने अभी कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ उसके अंदर जो सेंट्रल पावर थे उसके अंदर दोस्त कौन था, ओटोमन एम्पायर था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, बुल्गारिया था, है ना। तो ओटोमन एम्पायर भी हार गया था अलाइड पावर यानी मित्र राष्ट्रों से। और ओटोमन एम्पायर दोस्त जो कि आज का तुर्की है वो उसका लीड कर रहा था, पूरा मुस्लिम जो जगत है जितने ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उनका लीडर हुआ करता था ओटोमन एम्पायर का तुर्की। और तुर्की का दोस्त जो शासक था वो था खलीफा, ये पूरी दुनिया के मुस्लिमों का गुरु हुआ करता था, मुस्लिम गुरु कह सकते हो आप इसको। तो डर ये था और ये अफवाह फैल गई थी एक तरफ से कह सकते हो आप कि अब खलीफा के लिए जो शक्ति है ना, जो पावर है, ये छिन जाएगी। और तमाम तरह के दोस्त जो ओटोमन एम्पायर जो फैला हुआ था ना बड़े क्षेत्र के अंदर, और अलाइड पावर जीत गई है तो खलीफा से उसके पावर भी छीन लेंगे और खलीफा को ख़त्म भी करेंगे। मतलब कि तमाम तरह की घटनाएं फैलनी और अफवाहें फैलनी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद क्या होता, दुनिया भर के मुस्लिमों ने खलीफा के लिए आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिया कि खलीफा को अलाइड पावर कुछ नहीं करेंगे, या खलीफा की पावर बनी रहनी चाहिए, उसकी अथॉरिटी बनी रहनी चाहिए, मुस्लिम का गुरु है वो हमेशा रहेगा। इसके लिए मुस्लिम आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिया। तो जो मुस्लिम ये आंदोलन कर रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, ये अंग्रेज़ों का अगेंस्ट में था, क्योंकि अंग्रेजी चाहते थे कि खलीफा की पावर छीन ली जाए, क्योंकि ब्रिटेन तो सबसे ज़्यादा पावरफुल उसके अंदर है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर। इसलिए अब क्या हुआ, गांधी ने सोचा कि भाई बेशक मुद्दा कुछ और हो, पावर की बात हो, लेकिन दुश्मन तो एक ही है। इसलिए मुसलमानों का दुश्मन भी गांधी जी हैं, और पूरे भारत को आज़ाद करवाने का बेड़ा जो लोगों ने लिया है उसका दुश्मन भी गांधी जी है। गांधी जी बोलना भाई, अंग्रेज है दुश्मन। गलती नहीं बोलती यहाँ पे, माफ़ करना भाई अगर गलत मुँह से निकल गया होगा तो। दोस्तों कि तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे जो दुश्मन है, कट होगा यहाँ पे 14-11 में, नोट कर ले 14-11। तो दोस्त यहाँ पे क्या हुआ कि सभी मुसलमानों का दुश्मन भी अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया है, किसकी अफवाह फैल गई थी कि खलीफा की सारी पावर छीन लेंगे। वो मुस्लिम इकट्ठे हो गए थे खलीफा की शक्ति को बचाने के लिए। वहीं पे दोस्त महात्मा गांधी को ये लगा कि महात्मा गांधी को भी लगा कि पूरे भारत के दुश्मन भी एक ही अंग्रेज। अब अंग्रेजों से आज़ादी के लिए मुस्लिम और हिंदुओं का साथ होना एक पावर देगा। इसी के साथ जो मुस्लिम कर रहे थे आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, इसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। और
गांधी जी ने दोस्त जो आंदोलन चलाया उसका मकसद ये था कि हमें किसी भी तरीके से है क्या करना है दोस्त, जैसे कि खलीफा जो ओटोमन एम्पायर का तो शासक हुआ था, इसकी पावर ना छिन जाए, इसकी पावर, इसलिए मुस्लिम इकट्ठे हो गए थे खलीफा के लिए। तो गांधी जी को अब ये लगा कि किसी भी तरीके से दोनों को एक करना है और हमें करना क्या है, बस अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, साथ नहीं देंगे, उनका असहयोग करेंगे। इसलिए दोस्त जो गांधी जी की तरफ से चलाया गया वो असहयोग आंदोलन हुआ, और जो पूरी दुनिया भर के मुस्लिम चला रहे थे, मुस्लिम कंट्रीज वगैरह लोग, उसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ चले। अब कैसे चले, क्या इसकी घटना हुई, अब इसको समझते हैं। दोस्त खिलाफत कमेटी बनी 1919 के अंदर, कहाँ पे, मुंबई में, मार्च का महीना था। मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों दोस्तों मुस्लिम लीडर थे इंडिया के अंदर। डिस्कस किया गया गांधी जी के साथ, और एंड में जाके दोस्त ये बात हुई कि कोलकाता सेशन के अंदर कांग्रेस ने 1920 में, ये सितंबर का महीना था, ये पास कर दिया कि हाँ ये ठीक है, नॉन कॉम्परेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ चलेंगे। असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ साथ चलेंगे, और इस तरीके से असहयोग की स्टार्ट हुई। गांधी जी का सिर्फ इतना कहना था कि अंग्रेजों की सत्ता या अंग्रेजों ने भारत को गुलाम भारतीय लोगों के सहयोग की वजह से बनाया था। भारतीय लोग कोऑपरेट नहीं करते, नहीं बन पाता। तो जब भारतीय लोगों ने दो सहयोग किया था तो गांधी जी बस सिर्फ इतना कह रहे थे कि मत आओ मेरे साथ, मत खड़े हो, मत आपको आना है मेरे साथ पीछा के नारे लगाना है, ऐसा नहीं, आप जहाँ पे हो वहीं रहो। बस अंग्रेज भारत के अंदर कॉपरेशन ऑफ इंडियंस के सहयोग से ही आए थे, तो इंडियंस के रिफ्यूज करने से ही वो भागेंगे। यानी कि बस अपना सहयोग देना बंद कर दो, अंग्रेजों को कुछ भी काम ही मत करो, अंग्रेजों का ख़त्म कर दो, बिल्कुल नॉन कॉपरेट मूवमेंट स्टार्ट कर दी गई। अंग्रेज हमारे साथ से ही आए थे और हम ही अपना साथ छोड़ेंगे, अंग्रेज खत्म, निस्तनाबूत हो जाएंगे। दोस्तों ये बात गांधी जी ने 1909 के हिंद स्वराज दोस्तों बुक के अंदर ही कह रखी थी कि अंग्रेज जो है वो भारतीय के सहयोग से आए थे, और भारतीय जब सहयोग नहीं करेंगे, उनको किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं देंगे, अपने आप पगला जाएंगे, भाग जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। और दोस्तों आगे चलकर देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियंस पे पड़ा। एक एक करके इसकी शुरुआत सिस्टमेटिक वे से की गई। सबसे पहले सिविल सर्विस के लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, उन सब ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। आर्मी के लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, पुलिस ने नौकरियां छोड़ दी, कोर्ट्स वगैरह के जो लॉयर्स वगैरह है सब ने नौकरियां छोड़ दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लोगों ने नौकरियां छोड़ दी अपनी, सब के सब रिजाइन करते चले गए, नहीं करनी हमें अंग्रेज़ों की नौकरी, भागो अंग्रेज़ों यहाँ से। और इवन दोस्त जो टाइटल, जो पदवी मिली हुई थी अंग्रेज़ों के द्वारा इंडियंस को, उन्होंने वो भी लुटा दी, और भारतीय मालों को प्रमोट किया गया, और जो विदेशी माल है उसका बॉयकॉट किया गया, नहीं यूज करेंगे हम, बॉयकॉट, बहिष्कार किया गया। आगे दोस्त जरूरत पड़े तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी चलाया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, बड़े लेवल पे लोगों ने बात मानने से मना कर दिया अंग्रेज़ों की। इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ा। दोस्त सबसे पहला और सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1921 जनवरी से हो गई थी। इस तरीके से दोस्त कह सकते हैं हम कि 1920 में ही महात्मा गांधी और शौकत अली ने ही पूरा प्लान बना लिया था कि किस तरीके से हम इस मूवमेंट को चलाना है। और आगे चल के दोस्त नागपुर अधिवेशन 1920 में जब हुआ, इस पर ठप्पा भी लग गया और एग्रीमेंट पे सिग्नेचर भी हो गया कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम चलेगा, और धूम मचा दी गई। बहुत तगड़े दोस्तों इसको चलाया गया। जनवरी 1921 में ये फैलता चला गया। लेकिन दोस्त ये मूवमेंट तो फैला, स्टार्टिंग में इसकी सक्सेस रेट भी काफ़ी तगड़ी थी, बहुत तेज़ी से फैल रहा था ये। असहयोग आंदोलन की बात ही अलग थी भाई। एक करके देखा जाए तो शहरों में और ग्रामीण इलाकों में यानी गाँवों में दोनों जगह पे इसका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा। तो हम शहरों में अलग तरीके से देखते हैं और गाँव में इसका क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, इसको अलग तरीके से देखते हैं, टॉपिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम शहरों में असहयोग आंदोलन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। दोस्त सबसे पहले हुआ ये कि लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, स्टूडेंट्स ने। ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होते थे उस टाइम पे, तो अपनी जो अंदर चल रहा है ना वैसा मत चलाइए। हमने पिक्चर लगाया यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स कहाँ होंगे यार, देखिए ये सब तो यार हॉलीवुड के अंदर होते हैं, बेस्ट कंट्री में। हाँ, तो स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, सब त्याग दिया, नहीं पढ़ना हमें, हम अंग्रेज़ों की एक एक चीज़ छोड़ देंगे,
हम एक एक चीज़ जो अंग्रेजों की है उसको बहिष्कार कर देंगे, बॉयकॉट करेंगे। टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, नहीं पढ़ाना हमें, अंग्रेजों की कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे हम अंग्रेजों की ऐसे की तैसे करेंगे। लॉयर्स ने दोस्तों वकालत करनी छोड़ दी, केस फाइल करना छोड़ दिया, केस लड़ना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ते छोड़ते चले गए। और आगे चल के जो भी इलेक्शंस वगैरह होने थे अंग्रेजों के द्वारा, कुछ काउंसिल्स के इलेक्शन होने थे या कुछ भी, उसको भी बंद कर दिया गया, चाहे पंचायत के भी क्यों ना हो, बॉयकॉट कर दिया गया। नहीं करना हमें कुछ, इलेक्शन वगैरह भी सब करते गया। दोस्त सिर्फ मद्रास को छोड़कर सभी पॉलिटिकल पार्टीज या सभी स्टेट के अंदर इलेक्शंस के लिए मना कर दिया गया था। बस मद्रास में इलेक्शन होते थे। मद्रास में क्यों होते इसके भी दूसरे एक फैक्ट है, वो भी बता देता हूँ आप सभी को मैं। तो मद्रास के अंदर एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम है जस्टिस पार्टी। ये जस्टिस पार्टी उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी जो ब्राह्मण नहीं थे, यानी गैर ब्राह्मण लोग, नॉन ब्राह्मण लोग। ये इसलिए बनाई गई ताकि दोस्त मद्रास के अंदर जो भी विशेष अधिकार या दोस्त अभी तक जो ज़्यादा पावर्स मिला करता था, जो मान सम्मान मिला करता था, वो ब्राह्मणों को मिला करता था। तो इसलिए मद्रास के अंदर जस्टिस पार्टी ने इसलिए इलेक्शन लड़ा ताकि अब तक जो मान सम्मान या पावर ब्राह्मणों को मिलता है, हमारे चुनाव लड़ने से हमको मिल जाएगा। इसलिए जस्टिस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा ताकि गैर ब्राह्मणों का भी इम्पोर्टेंस बढ़े। ठीक है। हाँ, तो पहला आत्मनिर्भर दोस्तों कैंपेन था ये, अगर हम कह सकते हैं कि हमें अब इंडियन को दोस्तों इंटरडिपेंडेंट बनाना है अपने ऊपर से ही। हम विदेशी मालों कब तक यूज़ करेंगे, उसका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। फॉरेन दोस्तों को जितने भी क्लोथ थे उनकी देखते हो होलिका में कैसे जला देते, वैसे जितने भी फॉरेनर कपड़े थे जो अंग्रेज भारत में लाया करते उनको जला दिया गया। नहीं पहनेंगे हम, विदेशी कपड़ों को दोस्तों जला दिया गया। दोस्त जो वाइन्स की दुकान हुआ करते उनके ऊपर लॉक कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया, नहीं यूज़ कर, अंग्रेजों के सब सामान ख़त्म कर दिया गया। विदेशी दोस्तों मालों का बहिष्कार किया गया। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो 1921 से 1922 में 102 करोड़ का दोस्त सामान आया करता था भारत के अंदर, कपड़ा वगैरह हो गया, अब वो सिर्फ 57 करोड़ का रह गया। यानी कि जो माल अब 102 करोड़ का आता था 1921 से 22 के बीच बता रहा हूँ मैं, अब वो सिर्फ 57 करोड़ तक का रह गया माल। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। विदेशी माल का यूज़ करना लोगों ने बंद कर दिया था, करना ही नहीं अब। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि इस टाइम तक इंडियन का दोस्त जो टेक्सटाइल का जो मिल्स है, यानी कि जो हैंडलूम है या जो हैंडक्राफ्ट है, जो भारत का उद्योग इंडस्ट्री है, यानी कि हथकरघा हो गया, गांधी इसको बहुत प्रमोट करते थे, हैं, हाथ से बने हुए सामान हो गए, या इस तरीके से दोस्त इनका बहुत प्रमोट करते थे गांधी जी, और ये बड़े भी। लेकिन इंडियन में दोस्त जो सामान बना करते थे इंडियंस लोगों के लिए, वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगा वो करता था वो। चाहे मिल के क्लोथ हो गए, देखो जो मशीन से सामान बन रहे हैं वो जाहिर से बात है वो सस्ते होंगे, और हाथ से दोस्तों बनाए हुए माल जो है उसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, तो जाहिर से बात है वो महंगे होंगे। इसलिए इन महंगों सामानों को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं था, जेब खाली था। गांधी जी इस बात के भूल गए, करते भी क्या यार। गांधी जी सोचते नहीं हम खुद की इंडस्ट्री लगाएंगे, करेंगे, मतलब कि हम वैसे छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाए लेकिन लगाएंगे। लेकिन ये काम बहुत धीरे धीरे हुआ। लोग क्या करते जब तक, या 200 लोगों ने सबने नौकरी छोड़ दी, पेट तो उनके पास ही है कि ना, पेट छोड़ देंगे वो, खाना तो खाएंगे, इसके लिए पैसा तो चाहिए, अनाज तो चाहिए, वो तो सब कुछ अंग्रेज़ों के पास है। एक एक करके दोस्तों देखा गया कि अब ये आंदोलन ढीला पड़ता जा रहा था। हाँ, लेकिन दोस्तों सक्सेस रेट काफ़ी थी इस आंदोलन की, सक्सेस रेट काफ़ी थी, लेकिन ढीला थोड़ा सा पड़ना स्टार्ट हुआ था। अभी तो दोस्तों हमने शहरों की बात करी है सिर्फ, कि ये सारी बातें हुई शहरों के अंदर। अभी हम बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में कैसे विद्रोह हुए। अब बात करते हैं हम कि ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से इन किसानों का विद्रोह फैलता चला गया। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अवध की, जहाँ पे बहुत तगड़ी तरीके से बड़े मकर जाल सा फैल गया था इन किसानों का आंदोलन। इनको दोस्त नेतृत्व कर रहे थे, जितने भी किसान हैं उनका नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का बाबा रामचंद्र जी। इनके आंदोलन के नेतृत्व में ये फैलता चला गया, क्योंकि दोस्त ये फिजी के अंदर भी करके आ चुके हैं आंदोलन का नेतृत्व, तो इनको काफ़ी अच्छा खासा अनुभव भी था। फिजी एक कंट्री का नाम है, ठीक है, मैप में देखना आपको दिख जाएगा मैप के अंदर। तो फिजी के अंदर इंडेंचर्ड काफ़ी सारे लेबर हुआ करते थे। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब जिसको हिंदी में गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर का मतलब क्या होता है, ऐसे मजदूर जो है तो इंडियंस, लेकिन उनको एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन करवाकर, सिग्नेचर करवाकर बाहर के देशों में मजदूरी करवाने के लिए लेकर गया।
यानी कि ये लेकर गए, या तमाम जो अंग्रेज़ वगैरह होते हैं वो भेजा करते थे, है ना, उनको लेकर गए थे। तो ऐसे मजदूर जैसे फिजी हो गए, वेस्ट इंडीज़ के कंट्रीज़ हो गए, वेस्ट इंडीज़ वगैरह इन कंट्री बहुत गए थे इंडियंस। इनको गिरमिटिया मजदूर, जो सिग्नेचर हुआ करता था एग्रीमेंट पे, उसको ही गिरमिटिया कहा जाता था। इंडेंचर इसको इंग्लिश में कहते हैं। दोस्त इसी तरीके से इन लोगों को गिरमिटिया नाम दे दिया गया। ऐसे लोग जो है तो इंडियंस, लेकिन बाहर जाके मजदूरी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मजदूरों को भी संकट झेलना पड़ रहा था भाई, है, बेगान करना पड़ता, ना पैसा मिलता नहीं उनको, बेगारी करना पड़ता। बेगारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेकार का मतलब, आप अपने बुक के अंदर ये वर्ड ज़रूर देखोगे। बेकार का मतलब होता है बिना किसी भी पैसे के। मान लो कि मैंने कहीं पे सर्विस दी तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, बिना किसी कोई भी आमदनी के, बिना किसी पैसे के काम देना। अब अंग्रेज क्या करते थे? काम तो लेते थे, कुछ देते नहीं थे भाई। बंदे क्या करेंगे? विद्रोह तो करेंगे। वही हुआ दोस्त, अंग्रेज दिन पे दिन टैक्स को बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों के पास काम है नहीं, गुस्सा फूटेगा ही फूटेगा। आगे चल के दोस्तों अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे पॉलिसी बनाई जिसके लिए किसानों ने डिमांड करी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, जिसके अंदर सबसे पहला था बेगार को ख़त्म करो। बेगार मतलब बिना किसी पैसे लिए काम करना है। अब भाई बिना किसी पारिश्रमिक के, बिना किसी लेबर दिए हुए कैसे काम ले सकता है कोई? कैसे काम कर सकता है भाई? इसलिए अब पहले डिमांड तो ये करी जितने भी किसानों हैं, बेकार को ख़त्म करो, लैंडलॉर्ड को हटाओ। साले यही कर रहे हैं एक्सप्लोटेशन, बाइकआउट करो लैंडलॉर्ड, जमींदारों का, ये बहुत शोषण कर रहे हैं। इसको दोस्त देखते हुए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं जमींदारों को देना ही बंद कर दिया लोगों ने, चाहे धोबी से लेकर नाई की सुविधा ख़त्म करो, मत सुनो इन जमींदारों की। अवध के अंदर दोस्त कंडीशन बढ़ते चले गई, आंदोलन तो हो ही रहे थे। इसको देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जाना चाहते थे अवध, और ये अवध भी गए जून 1920 के अंदर। स्टार्टिंग में दोस्तों पुलिस ने इनको रोक लिया था रास्ते में ही, फिर भी ये चले ही गए, क्योंकि जब भी होता है ऐसा तो भाई पता है आपको, आज भी सरकार रोक लेती है, उस टाइम अंग्रेज रोक लिया करते थे। अब दोस्तों हुआ ये कि उस टाइम जब ये गए वहाँ पे, तो अवध के अंदर एक ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप को कहा गया अवध किसान सभा। देखते ही देखते दोस्त ये पूरी सभाएं किसानों को लेकर पूरे भारत में लगभग 300 ब्रांचेस में फैल गई, जिसका लीडर यानी कि जो कह सकते हैं दोस्त इसको बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र थे, क्योंकि किसानों के लिए बहुत बड़ा नाम माना जाता था इनको। तो दोस्त बहुत तगड़ा सा हुआ ही। स्टार्टिंग में नेहरू जी ने ये भी कहा, और ऐसा लग भी रहा था कि चलो भाई ये किसान सभा बन रही है तो असहयोग आंदोलन में साथ में मिलेगा इनका। लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसे काफ़ी सारे लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, नेशनल इंडियन कांग्रेस बहुत लोग कहते थे ऐसे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है। कांग्रेस के अंदर ऐसे काफ़ी सारे लोग थे दोस्त जो इन अंग्रेजों की एक्टिव यानी कि दोस्त से किसानों की एक्टिविटी, अंग्रेजों की एक्टिविटी से वो संतुष्ट थे ही नहीं, तो इन किसानों की एक्टिविटीज से भी सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन किसानों ने दोस्त देखते ही देखते क्या कहना स्टार्ट कर दिया, गांधी युग आ गया है। अब गांधी जी ने कह दिया कि हमको आज़ादी मिलेगा, इसलिए फटाफट अब क्या करना है, हमें आज़ादी के लिए हर काम वो करना है जिससे आज़ादी मिल जाए। इसलिए इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक एक करके दोस्त जो ताल्लुकदार जमींदार की ही तरह होते हैं, बट ये जमींदारों से कम संपत्ति इनके पास होती है, लेकिन संपत्ति तगड़ी होती है, संपत्ति होती नहीं जमींदारों से कम होती है, और ये किसानों से खेती करवाते हैं। तो ताल्लुकदारों के घरों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिन्हें मर्चेंट्स जो व्यापारी वगैरह होते हैं उनके घर पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया किसानों ने। गांधी जी ने तो आज तक नहीं कहा भाई कि आज़ादी के लिए संघर्ष करो या मारकाट भी करो, लेकिन सभी के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। अब मुझे स्वराज कैसे मिलेगा या मेरे तरीके से क्या होगा, मैं अपने तरीके से करूँगा। तो सभी लोगों ने समझ लिया कि दोस्त स्वराज का मतलब ये होता, अफवाह फैल गई कि अब तो भाई गांधी युग आ गया है, अब तो संघर्ष होगा, आज़ाद हो जाएंगे हम, हमें अपनी अपनी ज़मीनें मिलेगी, हम खेती उस पर क्या करेंगे। तो सब इस तरीके से फैलने स्टार्ट हो गए। लोगों ने क्या कर दिया दोस्त, बाज़ारों को लूटना स्टार्ट कर दिया, जितने भी अनाजों के दोस्त गोदाम हैं उनको लूटना स्टार्ट कर दिया, टैक्सेस देना ही बंद कर दिया है, जितने भी जमींदार वगैरह हैं ख़त्म करो इनको, इनकी बातें नहीं मानना हमें अब। ये सब होना दोस्त स्टार्ट हो। और आगे चल के किसानों को ये लगा कि जो भी अब लैंड्स वगैरह हैं वो सभी गरीबों के अंदर बांट दी जाएगी, इससे क्या होगा, लोगों में खुशहाली आ जाएगी। और अफवाह दोस्त इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि ये किसान देखते देखते हिंसा पे अब उतारू आने लग गए थे। हाँ ठीक है, आज़ादी ठीक है, लेकिन गांधी जी के सिद्धांतों का मतलब था अहिंसा, लेकिन अब हिंसा को प्रमोट किया जा रहा है।
भाई आज़ादी चाहिए, थोड़ा उतावले हो गए थे, बावले हो गए थे भाई इसी के अंदर। इसी का दोस्त एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं गुडेन के अंदर। कहाँ पे दोस्त? गुडेन के अंदर। दोस्तों गुडेन एक पहाड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। 1920 की ये कहानी है। हुआ दोस्तों क्या इसके अंदर कि गोरिल्ला मूवमेंट हुआ इसके अंदर। गोरिल्ला मूवमेंट का मतलब होता है छुप के दुश्मनों पे वार करना। ढिस्याँ, ये देखो कैसे। आपने दोस्त आपने वियतनाम वॉर के बारे में पढ़ा होगा, आपने क्लास 9th के अंदर वियतनाम वो अभी पढ़ोगे, 10th में ही पढ़ोगे अभी आप, इंडो चाइना वॉर। तो आप उसमें देखोगे किस तरीके से वियतनाम के अंदर गोरिल्ला वॉर हुआ। अपने आज़ादी के लिए अमेरिका ने गुलाम बना लिया था वियतनाम को, तो वियतनाम ने आज़ादी के लिए गोरिल्ला वॉर किया था। मतलब छुप छुप के मारते थे, अमेरिका तक को हरा दिया था वियतनाम ने। वही घटना दोस्त देख लीजिए आप। इससे ही पहले 1920 के टाइम में गोरिल्ला मूवमेंट दोस्त हुआ और आंध्र प्रदेश के गुडेन की पहाड़ियों में उन्होंने छुप छुप के अटैक करना स्टार्ट कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया। और यहीं पे इसी पहाड़ियों पे एक ऐसा बंदा रहता था जिसका नाम क्या था, सुनो, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम था। नाम याद रखना, क्योंकि नाम से इंसान की पहचान इतनी तकड़ी हो जाती है कि आपके पूरे दिमाग में छप जाएगी। अल्लूरी सीताराम राजू, ये एक ऐसा बंदा दोस्त जिसके बारे में पहाड़ों के लोगों में एक अलग ही तरह के विचार थी। इनके अंदर दोस्त शक्ति है, ये चमत्कारी शक्ति है, बीमारों को भी ठीक कर देते हैं, अपने तीरों से अच्छे को निशान लगा लेते हैं। बहुत चीज़ें इनके बारे में कही जाती थी। गोली भी इनको नहीं मार सकती, कोई चीर नहीं सकती। तो इनको लोगों ने एक तरफ से महात्मा यानी कह सकते हैं कि दोस्तों भगवान मानना स्टार्ट कर दिया था। और ये गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक, ये गांधी जी के मतलब कि कह सकते हो कि बहुत प्रचार किया करते थे, उनकी गुणगान गाया करते थे। और लेकिन इनका ये भी कहना था कि हमें आज़ादी, अहिंसा की बात ठीक है, लेकिन आज़ादी लेने के लिए हमें हिंसा करना ही पड़ेगा। इन्होंने भी ये कह दिया भाई अब हिंसा करना पड़ेगा, तो भाई अब हिंसा के लिए लोगों ने समझ लिया भाई हिंसा करना पड़ेगा, हिंसा करेंगे। इन्होंने एक एक करके अंग्रेजों को मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन होता क्या है एंड में जाके भाई कि अंग्रेज एक एक करके फांसी पर लटकाए जा रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी बारी आई दोस्त। राजू को भी दोस्त दिख रहा है कितना, अभी इनका फेस देख के बताओ यार। अभी तो मैं आपको इसको एनिमेशन में दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत तगड़े थे। बहुत किस्से कहानियाँ सुनी इनके बारे में। इन पहाड़ियों के लोगों को बहुत बचाया इन्होंने। लेकिन आगे चल के क्या किया है, इनको 1924 में फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई दोस्तों, इनको लटका दिया गया इनको अंग्रेजों के द्वारा। ख़त्म कहानी। अब इसके बाद दोस्तों बागानों में स्वराज। हमने शहरों में स्वराज का देखा कैसा चला, फिर हमने ग्रामीण इलाका गाँवों में देखा। अब हम देखते हैं बागानों में। बागान जहाँ पे लोग खेती वगैरह करते हैं अपना, उस जगह पे स्वराज इन प्लांटेशंस। ठीक है, देखो दोस्त हुआ ये कि बागानों के अंदर खेती करने वालों के अंदर भी एक अलग से ही उत्साह था। कि पहली बात तो यार ये कि अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि वो किसी भी तरह के सहमत नहीं है किसान, किसी भी तरीके से। अब वो आज़ादी तो चाहते ही चाहते हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ है, इंग्लैंड के अंदर दोस्तों क्या हुआ है, इमिग्रेशन एक्ट पास किया गया। तो इंग्लैंड में दोस्त इमिग्रेशन एक्ट पास 1859 में किया गया था। दोस्तों इसका डेट याद रखना आप, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1858। दोस्तों 58 कह रहा हूँ, 59। तो 59 में इस एक्ट को पास किया गया। और इस एक्ट के तहत यानी कि इस कानून का मतलब क्या था, इस कानून का मतलब ये था कि जो भी बागान में काम कर रहे हैं, चाय बागान हो गया, जो भी बागान जिस प्लांटेशन को वो काम कर रहे हैं वर्कर्स वगैरह, वो वहाँ पे काम करते रहेंगे बिना परमिशन के। वो उस बागान से यानी खेती को छोड़कर नहीं जा सकते। ये कौन सा एक्ट कहता है, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। कब आया था, 1859 में। और इस एक्ट के अंदर कहा गया बागान छोड़कर बिना किसी परमिशन से नहीं जाएंगे। और दोस्तों ये परमिशन कभी सालों में दोस्तों एक बार कभी मिल जाया करती थी, वरना नहीं, ना के बराबर लोगों में नाराजगी ऐसी थी। इसी को दोस्त देखते हुए बागानों के लोग भड़क उठे। नहीं भाई, गांधी जी के बारे में समझ गए थे, सुन लिया था उन्होंने, अरे गांधी जी है सहयोग आंदोलन चला रहे हैं यार, खड़े हो जाओ सारे, चलो हम भी छोड़ते, इनका सहयोग नहीं करेंगे। देखते देखते लोग खड़े हो गए बागानों के अंदर। उन्होंने खेती करनी छोड़ दी, इस कानून को मानना ही छोड़ दिया। नहीं मानेंगे इमिग्रेशन एक्ट, हम काहे मांगे 1859 वाला एक्ट है, नहीं मानेंगे हम, छोड़ो। हमारे गांधी जी है ना, गांधी युग आ रहा है, सपने देखने को उन्हें स्टार्ट कर दिया था। देखते देखते दोस्त नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर बागान के लोग, स्वराज ग्रामीण के लोग, शहरों के लोग, सब के सब जुड़ गए। आंदोलन बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। और आगे चल के दोस्त हुआ क्या, रेलवे के अंदर स्टीमर स्ट्राइक होनी स्टार्ट हो गई।
बहुत तगड़े से दोस्तों स्ट्राइक हो रही। जब ये लोग जा ही रहे थे बागान छोड़कर खेती जो कर रहे थे इमिग्रेशन एक्ट के तहत, उनको रास्ते में ही रोक लिया गया था, पकड़ लिया पुलिस वालों ने, फुल धुल के दोस्तों उनकी पिटाई कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों का खिलाफ होकर गांधी जी के साथ आ रहे थे। उनको दोस्तों किया ही किया गया जो भी करना था यार। लेकिन इसी बीच 22 फरवरी, ऐसा दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी कोई घटना घट जाती है ना तो उसका इम्पैक्ट गांधी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पड़ जाता है। हुआ ये दोस्तों, ये फरवरी का महीना 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है दोस्तों, उसके नज़दीक में चौरी चौरा। तो चौरी चौरा के पास एक ऐसी घटना घटी जिसमें दोस्त जो जुलूस निकाल रहे थे, जो आंदोलनकारी आंदोलन करते हुए जा रहे थे, उनसे पुलिस वाले जो वहाँ पे हैं उनकी मुठभेड़ हो गई दोस्तों। कहा सुनी के अंदर लगा दी भाई आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग। लगभग दोस्तों 19 पुलिस वाले उसके अंदर मारे गए, 19 पुलिस वाले मारे गए। आग लगाने के बाद फिर दोस्तों गांधी जी ने कहा कि मैंने तो हिंसा करने नहीं बोला था, यह हिंसा क्यों करी ये हिंसा। उसके बाद असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया। मुझे दोस्त लगता है कि हम सफलता के बिल्कुल नज़दीक आ गए थे, लेकिन वापस ले लिया इसको। गांधी जी ने कहा कि क्यों किया आंदोलन, क्यों कर रहे थे हिंसा, वापस ले लिया। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर आगे हम बढ़ेंगे हम। लेकिन हुआ क्या, गांधी जी ने क्या किया इसी बीच? अभी क्या बताया मैंने आपको, असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हिंसा बढ़ रही थी। गांधी जी ने सोचा नहीं था कि दोस्त इस तरह से हिंसा बढ़ेगी, वो नॉन वॉयलेंस चाहते थे। लेकिन जब हिंसा बढ़नी स्टार्ट हुई, सारे सपनों पे पानी फिर गया गांधी जी के। गांधी जी आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन दोस्त इसी बीच जैसे आंदोलन वापस हुआ, आपको मैंने बताया कि काफ़ी सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, इवन गांधी जी को भी दोस्त जेल में डाल दिया गया था। लेकिन देखा जाए तो गांधी जी और तमाम नेताओं के मन में सिर्फ अभी यही था कि जैसे ही ये मामला थोड़ा शांत हो जाए कुछ बड़ा करेंगे। इसी बीच देखा जाए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पास किया गया। ये एक ऐसा कानून था जिस कानून के तहत इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर इलेक्शन करवाए जाने थे, प्रांतीय चुनाव करवाने जाने थे, इलेक्शंस टू दी प्रोविंशियल काउंसिल्स। तो प्रोविंशियल काउंसिल के दोस्तों इलेक्शन करवाए जाने थे, और इस इलेक्शन को बेसिकली चाहते नहीं थे कुछ लोग करवाना, यानी कि इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, और कुछ कांग्रेसी चाहते थे कि नहीं पार्टिसिपेट करें। तो जो कांग्रेसी दोस्तों चाहते थे पार्टिसिपेट करना, उनके उसमें दोस्तों CR दास, ये देख लो भाई इनका चेहरा, और मोतीलाल नेहरू जी, ये दोनों चाहते थे कि नहीं हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे भाई, हम तो पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। कांग्रेस के अंदर रहते हुए ये कांग्रेस के दोस्त लीडर थे, फिर भी इन्होंने एक पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। और इसके बाद इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की सोची। लेकिन नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू के बेटे नेहरू जी प्लस सुभाष चंद्र बोस, खून दो आज़ादी दिलवाऊंगा तुम सबको, भूल गए क्या? खून दो फिर आज़ादी लो, है भाई, बहुत खून बहा है तो आज़ादी कैसे नहीं मिलेगी। ये दोनों चाहते थे, युवा नेता थे, खून जोशीला था, हमें चाहिए आज़ादी, हम आज़ादी लेकर रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू और दोस्त किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। भाई आज़ादी से और कुछ भी नहीं चाहिए तो सिर्फ आज़ादी। इसी के बाद तो देखा गया 20 के डिकेड्स में, यानी कि 1920 का जो दशक रहा है, आप लास्ट में जाओगे टाइम पीरियड के अंदर, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट यानी ख़राब होता चला गया। इस वर्स्ट सिचुएशन के अंदर कुछ कमियां आई और कुछ दिक्कतें आई भारतीयों को। वो क्या हुई पहले इसके बारे में जानते हैं। जो सबसे पहली बात तो ये कि 1928 का टाइम था जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, आर्थिक मंदी आ गई, नॉट इवन इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इसका इम्पैक्ट भारत पे भी ज़्यादा पड़ा। क्यों? क्योंकि आर्थिक मंदी के अंदर सामान तो बन रहे हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा है, लेकिन खरीदने वाले लोग नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। बहुत तगड़ी दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गई थी, फैक्ट्रियाँ बंद होनी स्टार्ट हो गई थी, और उद्योग बंद हो गए। पैसे कहाँ से आते हैं भाई? भारत तो भाई एग्रीकल्चर वाला कंट्री रहा है, कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर यहाँ पे तो है ना भाई, है। तो हुआ ये कि 1926 के ही टाइम में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी फसल वगैरह हैं, अनाज वगैरह हैं दोस्त, उनकी कीमतें भी घटी। साथ ही साथ जब कीमतें घट रही है तो भाई डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, हालात ख़राब होते जा रही है। हालात कुछ ऐसे हो गए लोगों के दोस्त कि वो बस वो कह नहीं सकते, क्योंकि महामंदी सी फैल गई है। एग्रीकल्चर के जो जितनी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनकी डिमांड भी घटी,
साथ ही एक्सपोर्ट भी घट गई, यानी कि अब वो भारत से बाहर भी नहीं बिक रही है। लोग बस पैसा कहाँ से आएगा, ताकि दोस्त क्या करे हैं, अब वो उनकी क्रॉप्स भी सेल नहीं हो रही है, बिक नहीं रही है, और सरकार को वो टैक्स भी नहीं दे पा रहे हैं। सरकार भी नाराज, लोगों में दोस्तों अलग ही नाराजगी, भाई होगा कहाँ से मैनेज ये सब। तो इस तरीके से लोगों में एक अलग ही तरीके से गुस्सा निकल गया था। किस वजह से गुस्से को बाहर निकालना है, भड़ास निकालनी है हमें। समाज सोसाइटी में तो जब भी आर्थिक मंदी फैलती है ना, हर एक समाज का वर्ग खड़ा हो जाता है, हर एक समाज का वर्ग, हर एक कोने पे खड़ा इंसान। एग्रीकल्चरल दोस्त अगर देखा जाए तो जितने भी जो घटनाएं घटनी स्टार्ट हुई वो 1926 से ही स्टार्ट हो गई, जिसका कोलैप्स्ड यानी कि जो एक चरम बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हो आप, वो 1930 में देखने को मिला, जब घटना बहुत तेज़ी से घटी। एक्सपोर्ट्स भी हमारा डिक्लाइंड हो गया, बाहर तक सामान बिकने बंद हो गए, तो कहाँ से पैसा आता भाई। इधर ही इसी बीच अंग्रेजों ने सोचा भाई हालत सच में ख़राब हो रही है इंडिया की, कुछ करना पड़ेगा। और ब्रिटेन के अंदर टोरी गवर्नमेंट, यानी कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट जिसकी सरकार चल रही थी ब्रिटेन के अंदर, वो उनका नाम था टोरी। तो टोरी ने सोचा कि भाई कुछ करते हैं, वरना हालत बेकाबू हो गई तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर से अभी ऐसा आंदोलन खत्म हुआ फिर से कुछ ना स्टार्ट ना हो जाए। और टोरी गवर्नमेंट ने क्या किया, टोरी गवर्नमेंट ने अपने ही एक मेंबर को, जिसका नाम था सर जॉन साइमन, अपने ही एक मेंबर को एक कमिटी बना के भारत में भेज दिया। और उस कमिटी के अंदर टोटल 7 मेंबर थे, और इस कमीशन को साइमन कमीशन का नाम दिया गया। किसने भेजा, टोरी गवर्नमेंट ने भेजा था सर साइमन को, 7 लोगों की एक समिति, यानी कि एक कमेटी बना के, एक कमीशन बना के, ताकि भारत में जाओ और ये देखो कि उस क्षेत्र में या दोस्तों स्पेशली भारत के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उस पर स्टडी करो भाई। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाने के लिए और क्या क्या उपाय या सजेशन दो, क्या क्या किया जा सकता है। तो दिक्कत ये हुई कि साइमन कमीशन के सारे मेंबर कौन थे, अंग्रेजी थे, अंग्रेज थे, उसमें कोई भारतीय नहीं था। गुस्सा और फूट गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता कैसे होगा, ये सजेशन देने के लिए ये यहाँ पे आई थी। और इसी बीच साइमन कमीशन में जैसे ही दोस्तों पता चला कि सारे भारतीय को पता चला ये सब तो सब अंग्रेज हैं, और अंग्रेजों की ये चाल है, बस ये शांत करवाना चाहते हो, कुछ इससे कुछ होगा नहीं। जब साइमन कमीशन 1927 में बनी, ताकि भाई इंडिया में जाए साइमन कमीशन और ये देखे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है, थोड़ा टोरी गवर्नमेंट को आके सजेशन दो भाई। तो साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में इसी उम्मीद के साथ आ गई, लेकिन सब के सब अंग्रेज थे। और ये सब के सब अंग्रेज होने के वजह से दिक्कत इतनी आई, लोगों में गुस्सा निकल गया। लाला लाजपत राय खड़े हो गए, नेतृत्व करने लगे लीडरों का, भाई नहीं भाई भगाओ इनको, भगाओ, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगने स्टार्ट हो गए। और उसके बाद होता क्या भाई, ये भाग गया अपने आप ही, कुछ तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज के लोग हैं, अंग्रेज ही हैं, उनको क्या पता भाई कि इंडियंस की क्या समस्या है। और वो जैसे जब बच्चा रोता है तो कैसे उसको झुनझुना है, खिलौना पकड़ा देते हैं, मुझे बच्चा जा खिल, ये सोच रहे कि इंडियंस इतने में ही मान जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता, और ये कर भी वही रहे थे दोस्तों। वाइसराय लॉर्ड इरविन ने क्या किया, इंडिया को एज ए डोमिनियन स्टेट का स्टेटस दे दिया, और अक्टूबर 1929 में ये कह दिया, और ये कहा कि अभी हम गोलमेज सम्मेलन करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक मीटिंग करेंगे लंदन के अंदर। टोटल 3 सम्मेलन किया जाएगा, और इन तीनों सम्मेलन के अंदर इंडिया के लीडर आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन कर देंगे इंडिया का। ठीक है भाई, और डोमिनियन स्टेट कह दिया गया, इसका स्टेटस दे देगा, ठीक है। लेकिन डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कुछ राइट्स दिए गए इंडियंस को, लेकिन मेन राइट्स सब अंग्रेजों के पास है, यानी कि अभी भी हम गुलामी है। बस कहते नहीं है कि जब बच्चा रो रहा था उसको लॉलीपॉप दे दो, वो चूसता चूसता रहेगा, और जब तक लॉलीपॉप खत्म फिर वो चलाना स्टार्ट कर देगा। सेम वही चीज़ हुआ इंडिया के अंदर भी। अब दोस्तों हुआ ये कि गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, तमाम जितने भी लीडर्स रहे भाई, उनके अंदर भी एक जोश सा आ गया था। ये गांधी जी मानने वालों में से नहीं थे, कुछ तो बड़ा करने ही वाले थे, इनका प्रभाव था भाई जवाहरलाल नेहरू पे भी। जवाहरलाल नेहरू एक युवा नेता, तो इन्होंने दोस्तों डिसाइड किया दिसंबर 1929 में ही, कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन के अंदर, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए भाई।
पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरा अधिकार चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण इंडिपेंडेंस, पूरा स्वतंत्रता चाहिए। ऐसा नहीं है कि डोमिनियन स्टेटस दे दो हमें कि हाँ भाई अरे आज़ाद हो जाओ, ऐसा नहीं होगा ना भाई। तो पूरी आज़ादी की दोस्तों मांग करने के लिए ही लाहौर के अंदर एक अधिवेशन सेशन बुलाया गया और इस सेशन के अंदर नेहरू जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को क्या करेगा, इंडिया अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाएगा और इसमें पूरे भारत के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, झंडे लहराए जाएंगे, मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना जगेगी। और दोस्त गीतों के माध्यम से एकता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, सोशल जस्टिस, दोस्त ये सारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो लोगों में यूनिटी लेकर आता है, नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। चाहे दोस्त फ्रेंच के अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ था नेशनल एंथम की वजह से। तो कुछ ऐसे फीलिंग्स वगैरह होती है जो लोग यूनाइट कर देती है। दोस्त यही हुआ, इसीलिए भारत का दोस्त संविधान भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया था, लेकिन दोस्त वो बनकर 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था है, लेकिन उसको लागू 26 जनवरी को किया गया। देखो भाई बनकर तैयार हो गया, लेकिन कुछ दिन रुक गए, 26 जनवरी को लागू करेंगे भाई। इसलिए और इसीलिए दोस्त हम हर साल अपने 26 जनवरी को दोस्त रिपब्लिक डे भी बनाते हैं और संविधान हमारा बन के लागू हो गया था उसके दिन, ठीक है, इसलिए हम बनाया भी जाता है। चलिए अब दोस्त हुआ ये कि ये भाई हो गया स्टार्ट, उस दिन हमने बना भी लिया अपना पहला है, जुलूस, लोगों में जोश सा भी आ गया। लेकिन इसके बाद भी यार लोगों के अंदर भी ये लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। गांधी जी ने एक चीज़ सोच लिया था भाई कि लोगों को एकजुट करने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए ना उन कानूनों को ढूंढो, फोड़ दो उनको, लोग अपने आप ही इकट्ठे होने स्टार्ट करेंगे। इसीलिए दोस्त गांधी जी ने सोचा अब हमें करना पड़ेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्टार्टिंग, जिसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का नाम दिया गया। इस आंदोलन की स्टार्टिंग कैसे और कब की गई और किस तरीके से की गई, इसकी बात आप पहले से आ जाओ फिर समझ में आएगा। दोस्त हुआ ये कि गांधी जी चाहते थे जो हमारी मांग है वो मान ली जाए, बस सबसे उसके अंदर दोस्तों सबसे तगड़ा जो कानून वगैरह है उनको ख़त्म करवाना चाहते थे। तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को, डेट दोस्तों थोड़ा याद रखना, तो एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी है, आपको पता है सीबीएसई में अब तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इस टकले को एक लेटर लिखा। यह टकले का नाम था दोस्तों इरविन, इस टकले का नाम था इरविन। और इस टकले को लेटर जब लिख दिया गांधी जी ने, और इस गांधी जी ने इस लेटर के अंदर 11 डिमांड करी कि हमारी 11 मांगे हैं पूरी करो। अरे टकला सारी मांग पूरी कर वरना तेरा बाल जिंदगी भर नहीं आएगा। अरे टकला मेरे जैसा टकला हो जाएगा है। गांधी ने भाई अब मामला बिगड़ गया भाई, इसके बाद क्या होना था, मांगे पूरी करी जाए। इरविन ने मांगे पढ़ी, उसमें क्या क्या मांगे थी। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलिस्ट यानी जो बिजनेसमैन वगैरह हैं उनके लिए, यानी कि जो भी उद्योगपति वगैरह हैं, उद्योगपति ऐसे बड़े बड़े नहीं लेकिन उस टाइम भी जो जिनके पास था कि नहीं भाई उद्योग चला रहे हैं, वो अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, वो पहले उनकी भी कुछ डिमांड थी। फार्मर्स के लिए दोस्तों कुछ डिमांड रखी गई थी इसके अंदर। एंड सबसे बड़ी जो इसके अंदर डिमांड थी वो थी जो नमक बनाने पे, यानी कि जो नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को ख़त्म करना, पहली डिमांड थी। दूसरी डिमांड नमक के ही रिगार्डिंग और भी थी कि नमक पूरे भारत के अंदर एक ही लोग बना सकते हैं, वो है अंग्रेज। गांधी जी चाहते थे दोस्त नमक तो काफ़ी एसेंशियल है, मैं अब थोड़ी भाई की सब्जी में आप नमक की जगह आप चीनी डाल दोगे। नमक तो चाहे अमीर हो या गरीब हो या छोटा हो या बड़ा हो या काला हो या पीला हो, सबको नमक चाहिए। तो इजारेदारी ख़त्म किया जाए। इजारेदारी का मतलब होता है क्या होता है, मोनोपोली। तो दोस्तों ये अंग्रेजों का मोनोपोली था, एकाधिकार था। नमक सिर्फ अंग्रेज ही बना सकते थे, अंग्रेज ही बेच सकते थे। मन माने दम दोस्तों कीमतें बढ़ा के बेचते थे वो, कि प्राइस बढ़ा देते नमक की, लोग तो लेंगे प्लस, और बना भी सिर्फ अंग्रेज ही सकते थे। तो नमक का पे जो टैक्स है उसको वापस लिया जाए, प्लस जो इजारेदारी यानी जो मोनोपोली अंग्रेजों का उसको ख़त्म किया जाए। तो इन्हीं के साथ दोस्तों कुछ 11 डिमांड अंग्रेजों के सामने यानी कि इरविन के सामने गांधी जी ने रखी। कब, जल्दी बताओ कब फिर सन भूल गया ना, 1930 को भाई। जब इस सन भूल जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, जल्दी से याद कर लो। 31 जनवरी 1930 को, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये डिमांड कर दी, और गांधी जी ने इस डिमांड को एज अ डिमांड नहीं, इसको एक अल्टीमेटम समझा, और इसको पहले बोल दिया था इरविन को गांधी जी ने, अरे टकला सुन रहे,
11 मार्च तक जो मैं डिमांड कह रहा हूँ ये पूरा नहीं हुआ तो मेरी ये चेतावनी है, सुन ले। अगर पूरा नहीं हुआ ना, ये मेरी डिमांडें, मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा। असहयोग आंदोलन के बाद शुरू किया गया ये दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन से किस तरीके से अलग था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। असहयोग आंदोलन का मतलब था कि सरकार का सहयोग नहीं देना, सरकार की कहना नहीं सुनना, जो भी कह रही है उसके बात ही नहीं मानना, वो था असहयोग का मतलब। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब भी दोस्त यही है, सरकार का कहना ना मानना। और इसके अंदर एक बात और जोड़ दी गई कि सरकार के जो कानून है, जो भी उसके नियम वगैरह है, उसकी भी धज्जियां उड़ाना, उसको भी नहीं मानना। लेकिन असहयोग आंदोलन में ये नहीं कहा गया था कि कानून को भी नहीं मानेंगे, बस हम नौकरी वगैरह सब छोड़ देंगे, उनके अंग्रेजों का सामान को बहिष्कार कर देंगे, असहयोग में ये कहा गया था। और सविनय अवज्ञा में ये चीज़ तो करेंगे ही करेंगे, प्लस अंग्रेजों का कानून भी नहीं मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस बनाती है दोनों के अंदर। गांधी जी ने दोस्तों क्या किया, जब अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी, गांधी जी की, इरविन ने ये नहीं मानी बात, तो गांधी जी ने सोचा कि अब करते हैं आगाज युद्ध की, और युद्ध की शुरुआत कर दी। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, अपने आश्रम जो कि गुजरात में दोस्त साबरमती आश्रम पे गए, और साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, साबरमती दोस्तों आश्रम से लेकर दांडी लगभग 240 किलोमीटर दूर है। यहाँ से दोस्त यानी कि यहाँ से लेकर वो दांडी तक पहुँचे, लगभग अपने 78 वॉलंटियर्स यानी कि 78 कार्यकर्ताओं के साथ 24 दिनों तक दोस्तों वो चलते रहे। और एक बार में दोस्तों वो 10 मील तक चलते, यानी कि एक दिन में वो 10 मील तक चलते थे और 24 दिन तक दोस्तों चलते रहे। फाइनली वो 6 अप्रैल को दांडी में पहुंच गए, और दांडी पहुंचने के बाद वो समुद्र में पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने समुद्र से पानी लिया और नमक बना डाला, उबाल कर, है ना, बॉयल किया, उसको नमक बना दिया। पता है कि समुद्र के पानी से नमक बनता है, वो नमक बना दिया। इस तरीके से गांधी जी ने अंग्रेजों के उस कानून को तोड़ दिया जिस कानून के तहत ये कहा गया था कि सिर्फ नमक अंग्रेज ही बना सकते थे, और मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गांधी जी ने इसको बनाने के बाद। बेशक ये गैर कानूनी था, लेकिन गांधी जी ने इसको तोड़ दिया। और इसके बाद दोस्तों पूरे भारतवर्ष के अंदर सेल्फ फैक्ट्रियाँ बननी स्टार्ट हुई, सब की अब ये हो गया कि नहीं अब हम नमक बनाएंगे भाई। तो पूरे अंग्रेज ये हिल गए, अरे भाई ये गांधी जी ने क्या कर दिया। हुआ क्या दोस्त, जब जैसे ही लगा अंग्रेजों की यार ये क्या कर रहे हैं गांधी जी, अंग्रेजों ने भाई दमन करना स्टार्ट कर दिया, उसको दबाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हम भी तो मानने वालों से थे नहीं भाई, हमने भी क्या किया, वही चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में किया था सहयोग आंदोलन के टाइम। जितने भी दोस्त जो वाइन्स की शॉप है उसको उड़ाना जलाना स्टार्ट कर दिया हमने, फॉरेनर्स क्लोथ्स को हमने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, दोबारा फिर से तमाम दोस्त स्ट्राइक होने स्टार्ट हो गए। एंड इनकी पिकेटिंग करी गई, जो भी शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं या इनकी पिकेटिंग का मतलब होता है इनका रास्ता रोकना। जो भी दोस्त शॉपकीपर हैं अपने दुकान पे जा रहे हैं, अपने उद्योगों पे जा रहे हैं, अपने धंधों पे जा रहे हैं, उनका रास्ता रोक लेना, उनका रास्ता इस तरह से दोस्तों रोक लेना, उसको कहते हैं पिकेटिंग। एंड दोस्तों जंगलों के अंदर, जैसे कि अंग्रेजों ने कह दिया था कि जो रिजर्व है, जो रिजर्व कैटेगरी के जंगल है, वन है, उसके अंदर कोई मवेशी अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं जाएगा, है ताड़ा हो जाए अंग्रेज। लोगों ने जंगल में चले गए, उस जंगल में जहाँ पे लोग है जिसको अंग्रेजों ने रिजर्व कैटेगरी में रखा हुआ था, उस जंगल में चले गए अपने पशुओं को चराने के लिए। ऐसे की तैसे कानून करके एक एक करके सारे कानून को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, एक एक करके नियम को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बीच में हुआ घटना ये कि गांधी के दोस्त एक कह सकते हो कि थोड़ा झटका इस टाइम लगा जब काफ़ी सारे कांग्रेस के लीडर्स को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। और इसी बीच अब खान अब्दुल गफ्फार खान, दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर हैं, राजनीतिक गुरु कहा जाता है इनको, राजनीतिक गुरु खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको भी दोस्त क्या हुआ, 30 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी प्लस गांधी जी के समर्थक इससे नाराज हो गए, और जब दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार दोस्त जैसे ही अरेस्ट किया गया, लोगों नाराजगी बढ़ती चली गई, और महात्मा गांधी भी अरेस्ट हो गए दोस्त 1930 में, अप्रैल 1930 में जाके। जैसे महात्मा गांधी दोस्तों अरेस्ट होते हैं तो लोगों में गुस्सा इतना फूटता है कि जो भी अंग्रेजों का है, चाहे पुलिस स्टेशन हो या वर्कर्स दोस्तों, सोलापुर के दोस्त जो वर्कर वगैरह है, सोलापुर के अंदर एक घटना घट रही थी, तो सोलापुर के सारे वर्कर ने पुलिस स्टेशन को जलाना या तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। पुल रेलवे स्टेशन को दोस्तों तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया। म्यूनसिपल की दोस्तों बिल्डिंग, नगर पालिका की जो बिल्डिंग है
जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है सबको उड़ाना जलाना स्टार्ट कर दिया, अटैक करने हमले करने स्टार्ट कर दिए, एंड कोर्ट्स वगैरह पे, कोर्ट कचहरी पे सब जगह अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 1 लाख लोगों को अंग्रेजों ने दोस्त इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। इन घटनाओं को देखते हुए वही चीज़ किया गांधी जी ने फिर से, जो असहयोग के टाइम क्या था, जैसे घटना हुई थी चोरी चोरा वाली, वापस ले लिया था। वही जैसे ये घटना हुई, गांधी जी ने सभी ने अवैध आंदोलन को भी वापस ले लिया। हटो भाई, हिंसा हो रही है, वापस ले लो। गांधी जी, हम मानते हैं कि हिंसा जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे दोस्तों शस्त्र की ज़रूरत होती है वहाँ पे शस्त्र भी उठाना पड़ता है, और जहाँ पे शास्त्र की ज़रूरत होती है वहाँ पे शास्त्र भी उठाना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम पे तो भाई ये चीज़ मुझे लगता नहीं कि यार ठीक भी है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों को लेकर चलो, है ना। वरना हम क्यों अपने दोस्त मिलिट्री सामान में इतना बढ़ाते हैं, क्यों हम डिफेंस में इतना खर्चा करते हैं, है ना। ये भी एक चीज़ है। आपका क्या राय इस टॉपिक में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी गांधी जी के सभी विचार ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन आप, मुझे लगता है कि आज के इस टाइम के अंदर डिफेंस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। वरना हमारे पड़ोस में 2 पागल कुत्ते हैं यहाँ, एक कब हम पे नज़र गड़ा के रखते हैं, हमारे सेनाओं पे, हमारे वीर जवानों पे। अरे सामने साले चीर देंगे, लेकिन पीछे से आते हैं। क्या करें भाई। 5 मार्च 1931 को, कब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। बहुत ज़्यादा दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आता है, नोट कर लेना जो बताने वाला हूँ। 5 मार्च 1931 को जैसे ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया, ख़त्म किया, तो इसके बाद गांधी जी सोचते हैं चलो भाई इरविन से अब एक समझौता, एक एग्रीमेंट करते हैं। इस एग्रीमेंट को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी एंड इरविन जी, साला टकला ये, वही टकला ये। तो 5 मार्च कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। डेट है दोस्त, आपको याद कर लेना है, कुछ सी डेट है, ज़्यादा डेट्स नहीं है। इस एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया कि जो सेकंड राउंड की जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला है, सेकंड राउंड की, क्योंकि जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी नहीं गए थे, कांग्रेस ने बहिष्कार किया था उसका। सेकंड दोस्तों जो होने वाला है उसके अंदर जो गांधी जी ने जो डिमांड रखी, जिसने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको अंग्रेज़ों ने दोस्त लगभग 1 लाख लोगों जिनको अरेस्ट कर लिया है अंग्रेज़ों ने, उसको आज़ाद करें, छोड़ दें उनको। और ये बात मान ली गई गांधी इरविन पैक्ट के तहत। दोस्त ये बात तो मान ली गई, छोड़ भी दिया गया। लेकिन दोस्त दिसंबर 1931 में जो 3rd राउंड की गोलमेज सम्मेलन हुई, फर्स्ट में गई नहीं, सेकंड में उसके बाद उठी, है ना। जब दोस्त 3rd वाले में वो गए तो लंदन के अंदर गए थे भाई, गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भी कोई बात नहीं बनी, कोई बात बनी नहीं उसके अंदर। और गांधी जी फिर वही मुल्क के वापिस आ गए लंदन से। कोई बड़ी बात ऐसे हुई नहीं कि भाई नहीं हमें सफलता मिल जाती। तीनों गोलमेज सम्मेलन फेल हो गए। गफ्फार खान एंड नेहरू जी को जो अरेस्ट किया गया था दोस्त, वो अभी तक ही अरेस्टेड है, और कांग्रेस को एक इलीगल, एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। सिविल डिसओबीडियंस दोस्तों जो मूवमेंट है, इसको फिर से गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। बस बहुत हो गया, कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन बता दिया अंग्रेजों ने। ऐसे कैसे भाई, अभी तक के सबको छोड़ा लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान और नेहरू जी का नहीं छोड़ा। गांधी ने बोला ये क्या है भाई, हैं लो भाई, और फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। फिर से वही थोड़े बहुत 1 साल तक तो दबा के चली, मतलब ये आंदोलन। उसके बाद थोड़ा सा आगे चल के दोस्तों क्या हुआ, ढीलापन आना स्टार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, यानी कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा था, वो क्या समझते थे इस आंदोलन को लेकर, उनकी पहचान क्या थी, वो उनका दोस्त स्टैंड क्या था इस आंदोलन को लेकर। इस टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले दोस्त कुछ एनसीईआरटी बुक के अंदर बॉक्स में दिया होता है, क्यों ना हम पहले उसको भी कवर कर लें। दोस्त देखोगे अब तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में लिखा होगा उसके अंदर। दोस्त बारदोली गुजरात के अंदर था, तो गुजरात के अंदर बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि क्या हुआ था वहाँ पे भाई भू राजस्व यानी कि जो लैंड का रेवेन्यू यानी कि जो लैंड टैक्स होता है वो काफ़ी अंग्रेजों ने इंक्रीज कर दिया था। तो इसी को ख़त्म करवाने के लिए, कम करवाने के लिए क्या हुआ है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया है। कहाँ पे? बारदोली के अंदर। इसलिए इसको बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना गया, और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह के अंदर जीत भी हुई। तो 1928 में हुआ था ये बारदोली, जो कि गुजरात में है। दोस्त से अभी आपको मैंने बताया था कि जब साइमन कमीशन इंडिया में वापस आई 1928 में, जब दोस्तों यहाँ पे आई ये देखने के लिए कि क्या सिस्टम चल रहा है, और उसका अपोज हुआ भारी, तो है साइमन कमीशन गो बैक। और इसी बीच जब ये आंदोलन चल रहा था, इसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। दोस्त इस प्रदर्शन के अंदर
कह सकते हो यार कि जो अंग्रेजों से ही इनके सर पे कहीं लाठीचार्ज से अटैक हो गया, यानी इन पे हमला हो गया, उसमें ये घायल हो गए। जब ये भर्ती हुए भगत सिंह वगैरह सब, देखो एक होता है ना यार कि बेशक के गांधी जी हो या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एक क्रांतिकारी कहलाए, बहुत तगड़े क्रांतिकारी। तो लाला लाजपत राय भी वैसे ही थे, लेकिन इस घायल होने के बाद वो अपने आप को बचा नहीं पाए और उनकी इस प्रदर्शन के अंदर जब हमला हुआ था उन पे, दोस्त ये शहादत, इनकी डेथ हो गई इसी बीच में। तो लाला लाजपत राय की दोस्त कैसे डेथ हुई आपको बताना चाहिए। साइमन कमीशन को बैक के जब दोस्त प्रदर्शन हो ही रहे थे तो उस टाइम पे हमला हुआ। चलिए दोस्तों, उस समय घायल हो गए। अब बात करते हैं कैसे लिया लोगों ने। देखो सबसे पहले बात मैं बताऊं आप सभी को, जैसे कि अब हम लोगों के बारे में समझते हैं। पहले देखो, गुजरात के अंदर पाटीदार, यूपी के अंदर जाटों ने, इन सभी ने किसान आंदोलन के तरीके से असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करने की पूरी दोस्तों भरपूर प्रयास करे। गांधी जी को लगा भी इनका साथ ही मिलेगा भाई हमें। अब आगे चल के क्या हुआ, ट्रेड, व्यापार बढ़ नहीं रहा था, व्यापार घटता जा रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी ऐसा कुछ रहा नहीं, व्यापार घटता जा रहा, व्यापार इतना ज़्यादा हो नहीं रहा। क्यों? इससे का प्रभाव पड़ा ये कि जब अब कैश इनकम भी नहीं रहा व्यवसायियों यानी कि व्यापारियों के पास। जब कैश इनकम उनके पास नहीं है तो अब वो है इम्पॉसिबल टू पे गवर्नमेंट रेवेन्यू। दोस्त अब लगान कहाँ से देंगे, अब वो टैक्स कहाँ से देंगे। तो व्यापारियों में, किसानों में एक बहुत सा दुख भरा हुआ था। इसी बीच हुआ ये, गांधी जी से भी दोस्त कुछ लोग नाराज हो गए। यही जो व्यापारी जिनको किसानों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नाराज हो गए। हुआ क्या था, 1931 में गांधी जी ने, आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया है, इरविन पैक्ट कर लिया, गांधी इरविन पैक्ट, याद है ना, या भूल गए क्या? चलिए 29 अगस्त यार, है ना, 5 मार्च, हाँ 19 अगस्त बोल रहे हैं, 1931 में 5 मार्च को, ठीक है। तो ये हो गया, पैक्ट हुआ था तो गांधी जी ने बंद कर दिया था ये आंदोलन। जब फिर से गांधी जी ने स्टार्ट किया 1932 में तो लोग नाराज थे गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी ने बंद कर दिया बिना किसी लोग के, खुद भाई लोग से पूछो, लोग से नाराज थे, गांधी जी ने बंद कर दिया था। इसीलिए भाई 1932 में जब गांधी जी ने फिर से स्टार्ट किया इसको, तो लोगों ने उतना एक्टिवनेस नहीं दिखाया, इसलिए 1934 में जाके ये बंदी हो गया पूरे तरीके से। कुछ खास सफलता नहीं मिली हमें दोस्त। जब हम किसान की बात करते हैं तो किसानों को अब लगा कि हम टैक्स कहाँ से देंगे, इतना ज़्यादा टैक्स इनकम है नहीं। जमींदार से छुटकारा चाहते थे ये किसान। क्यों? क्योंकि इन किसानों के पास अपनी कोई लैंड, अपनी कोई भूमि तो है नहीं खेती करने के लिए, कि जमींदारों की भूमि पे खेती करते हैं, और जिस जमींदारों की भूमि पे खेती करते हैं उसको पट्टे कहा जाता है। दोस्तों पट्टे का मतलब किराया होता है, दैट मीन्स आप सिंपल समझ सकते हो कि जमींदार किसानों को भूमि देते थे और ये जो किसान हैं ये जमींदारों की भूमि पे काम करते थे, और जिसके बदले में इनको पट्टा देना पड़ता था, यानी कि उस भूमि का किराया या उस भूमि का टैक्स रूप में मान लो वो कि जमींदार को देना होता था। जब किसानों के पास पैसा है ही नहीं, इतना फसल हुआ नहीं है, उनको खुद पेट चलाने का भी पैसा नहीं है, तो कहाँ से देंगे वो। इसलिए दोस्त किसान चाहते थे ये जो पट्टे हैं वो जमींदार माफ़ कर दे, और इसमें गांधी जी पूरा सहयोग करें, पहले चीज़ तो ये। और यही चीज़ जब लगा किसानों को कि नहीं हो पा रहा, तो दोस्त किसानों ने रेडिकल मूवमेंट के अंदर अपना सपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। रेडिकल मूवमेंट का मतलब वो लोग जो कम्युनिस्ट थे, जो सोशलिस्ट विचारधारा के थे, उनके साथ जुड़ने स्टार्ट हो गए। और उनका तो कहना भी है मजदूर एक साथ आओ। कार्ल मार्क्स क्या कहता था, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। तो कार्ल मार्क्स की बात दोस्तों हो गई, एंड यानी सोशलिस्ट विचारधारा से दोस्त ये प्रभावित होने लग गए सारे किसान। एक तो कांग्रेस को डर था कि कहीं ना कहीं ये सब सोशलिस्ट में ना बन जाए। एक चीज़ ध्यान रखना आप सभी को। आगे चल के दोस्तों क्या हुआ है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 2020 इसकी स्थापना करी गई। बेसिकली दोस्तों बात तो ये था यार कि जो भी व्यापारिक वर्ग थे, जो भी कॉमर्शियल यानी जो व्यापारिक थे, व्यावसायिक वर्ग थे, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान खूब पैसा कमाया था इन्होंने, क्योंकि ब्रिटेन बिजी था अपने युद्ध के अंदर, और ये फुल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोस्त अपने देशों के अंदर बहुत पैसा इन्होंने कमाया। ये व्यापारी लोग जो है ये तो भारतीय ही, इसलिए दोस्त जब इनके पास तो पैसा भरमार था। इसी टाइम इन्होंने जब आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम इन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी नेशनल मूवमेंट के अंदर, जो आंदोलनकारी थे उनको आर्थिक हेल्प करी, उनको आर्थिक मदद भी पहुंचाई थी। तो इन व्यवसायियों को ये था कि सरकार अब कुछ ऐसा करे
कि हमें फ़ायदा हो, लेकिन उनको लग नहीं रहा था क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे उनको फ़ायदा हो नहीं रहा। इसलिए अब ये व्यवसायी चाहते थे कि अंग्रेज़ों का विरोध करना, और जब भी देश आज़ाद हो जाएगा तो हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे इंपोर्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा और आराम से हमारा बिजनेस चलेगा। इसी बीच दोस्त 1927 के अंदर फिक्की, जिसका नाम क्या है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ, क्या कहते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ, इंग्लिश में कहा जाता है इसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसने भी अंग्रेज़ों का दोस्त विरोध करना स्टार्ट कर दिया, जो कि ट्रेड को लेकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। आगे चल के दोस्त क्या हुआ कि जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने, ये कुछ ऐसे दो फेमस बिजनेसमैन कह सकते हो आप, इन्होंने आर्थिक हेल्प करी मूवमेंट के अंदर, जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था। और इसी के साथ देखा जाए तो यार अब थोड़ी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि रेलवेज़ के अंदर हड़ताल 1930 के अंदर, 1932 में दोस्तों हड़ताल, अब हड़तालों का टाइम चल रहा है। ये वुमेंस भी अब आ चुके हैं आंदोलन में, नहीं भाई आज़ादी चाहिए। कई सारे दोस्तों वुमेंस कैद हुए जेलों में बंद हुए, और यहाँ तक दोस्तों ये है कि गांधी जी की नाम का टोपी पहनकर लोग आंदोलन कर रहे थे। आओ आंदोलन करना है तो किसी भी तरीके से दोस्तों आज़ादी चाहिए थी, तो गांधी जी की टोपी का बहुत असर हुआ लोगों पे, बहुत तगड़े तरीके से असर हुआ। लेकिन दोस्त आगे चल के कहते नहीं है कि अंग्रेज़ों ने कुचला और लोग शांत हुए, तो ठंडा गरम आंदोलन यूँ चलता जा रहा था। ये आगे चल के दोस्त हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा की समस्या, यानी कि सीमाएं क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। सीमाएं का मतलब क्या है, इस सीमाएं का मतलब होता है कि कुछ कमियां रह गई आंदोलन के अंदर, उन कमियों को गिनवाते हैं हम, कौन कौन सी वो कमियां हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले है गांधी जी ने कुछ, देखो जब ये आंदोलन चल रहा था तो कुछ ऐसे क्लासेस, कुछ ऐसे वर्ग के लोग जिनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, कह सकते हो कि उनको इग्नोर एक तरफ से कर दिया गया था, लेकिन इसका इंटेंशन उनको इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी एक वर्ग बिल्कुल इग्नोर था, और वो वर्ग दलित था। दलित वर्ग जिसको दोस्त गांधी जी ने कहा था है हरिजन। हरिजन का मतलब होता है ईश्वर की संतान, हरि मतलब भगवान, तन मतलब संतान, हरिजन यानी कि हरिजन, जन मतलब संतान, ठीक है। तो हरिजन कहा किसने, गांधी जी ने। और इस तरीके से अछूतो मतलब वो दोस्तों जो जिसको आज हम अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं, तो उनको समाज में इतिहास के अंदर काफ़ी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, तो उनके लिए एक प्रॉपर तरीके से विज़न होना चाहिए। दोस्त 1930 में गांधी जी ने कहा कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो काफ़ी उत्पीड़ित है, उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और सबसे बड़ी दोस्तों समस्या था छुआछूत की, अनटचेबिलिटी की। कुछ ऐसे काम या दोस्त जाति को लेकर, यानी कि निचली जाति के नाम पे, या दमित भी कहा जाता था, या दलित है ये, इनसे समाज दूरी बना के रखता था, तो एक अनटचेबिलिटी सा माहौल बन गया था। इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि अगर हम आज़ाद भी हो गए ना, तो आगे आने वाले 100 सालों में भी हम अपनी आज़ादी का जश्न नहीं मना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अनटचेबिलिटी रहेगा, इसलिए इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने भी कोई खास काम नहीं किया था दलितों को लेकर, इस टाइम तक मैं बता रहा हूँ आप सभी को, कोई खास ऐसा कोई नहीं था कि कुछ बड़ा काम कर दिया कांग्रेस ने, या दलितों को इसने कुछ आगे ही मतलब कि फ्रंट पे रखा हो, नहीं दोस्त, बैक फ्रंट पे रही दोस्तों, एंड हाशिए पे रही है अनुसूचित जाति के लोग। इसलिए इनको हमेशा फ्रंट पे लाने की सोचनी चाहिए गवर्नमेंट को उस टाइम, है ना। अब दोस्तों क्या हुआ आगे, अगर देखा जाए तो मंदिरों में भी जाने तक का परमिशन नहीं था दलितों को, कुएं से पानी निकालने का परमिशन नहीं, स्कूल जाने का परमिशन नहीं। हमारे दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी बहुत ज़्यादा उन्होंने सहा यार, स्कूल के क्लासेस के बाहर बिठाया जाता था उनको, तो उन्होंने सहा, फिर भी उन्होंने दिखाया ना एक दलित तो क्या हुआ है, राष्ट्र यानी कि दोस्तों संविधान के एक कह सकते हो कि एक पिता कहलाए यार, संविधान के जनक कहलाए, वही देखो यार, है ना। एंड सबसे बड़ी बात ये कि शौचालय वगैरह गांधी जी चाहते थे कि जो अनटचेबिलिटी ख़त्म होगा, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूँ। तो गांधी जी खुद शौचालय साफ करने लग गए थे, इतनी बड़ी बात, ताकि लोग करो मुझसे घृणा करो। इसलिए सभी में इक्वलिटी लाना एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक बॉन्डिंग से आ गई थी, क्योंकि जब तक हम इग्नोर करेंगे, एक दिन दोस्तों वो बहुत बड़ा बन जाएगा। अब जिस दिन वो
विस्फोट हुआ, हमें उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हुआ। और दोस्त वही यहाँ पे हुआ। तो गांधी जी दोस्त यहाँ पे चाहते थे कि इन लोगों को रिजर्वेशन मिले, गवर्नमेंट में, सेंटर में या स्टेट में इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तभी ये आगे आ सकते हैं। तो दोस्त रिजर्वेशन का यहाँ पे काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और आगे चल के दोस्त 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, दमित वर्ग एसोसिएशन नाम से एक संगठन बनाया गया बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। और इस तरीके से दोस्त इसके अंदर जो डिमांड करी गई वो डिमांड थी कि सीटों को रिजर्व किया जाए। क्या किया जाए? सीटों को रिजर्व किया जाए एंड सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है, पृथक निर्वाचित प्रणाली, यानी कि दलितों के लिए एक अलग ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे सिर्फ दलित ही लीडर खड़ा हो सकता है और दलित ही उसको वोट डाल सकते हैं। अम्बेडकर जी ऐसा चाहते थे। इससे गांधी जी नाराज हो गए, नहीं अगर ऐसा हो जाता है तो इससे क्या होगा कि दलित बिल्कुल अलग से दिखेंगे और अलग रहेंगे, मतलब कि इससे यूनिटी पे खतरा होगा हमारे, और यूनिटी पे हम देश की खतरा नहीं डाल सकते। लेकिन दोस्त आगे चल के अम्बेडकर जी गांधी जी की बात समझ गए, हाँ ये बात भी है, समझ गए अम्बेडकर जी। और आगे चल के पूना पैक्ट हो गया गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। इन दोनों के बीच में हुआ पूना पैक्ट है, ठीक है। कब हुआ? सितंबर 1932 में। क्या कहा गया इसके अंदर? इसमें यह कहा गया कि जो अब दलित वगैरह हैं, दलित वगैरह, उन सबसे पहले उनको अनुसूचित जाति की कैटेगरी में रखा गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एसटी होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति एससी, ठीक है। चलिए, हाँ अब यहाँ पे क्या है दोस्त, सितंबर 1932 में ये किया गया, जिसमें ये डिमांड रखी गई कि अब जो दलित लोग हैं, यानी कि जिनको हम अनुसूचित जाति एससी वगैरह कह रहे हैं, उनको सीटें रिजर्व करनी चाहिए सेंटर में या स्टेट में, गवर्नमेंट में, है ना, या प्रांतीय लेवल पे और केंद्रीय लेवल पे सीटें रिजर्व की जाए ताकि इनका प्रतिनिधित्व, इनकी लीडरशिप और आगे तक पहुँचे। इसी को दोस्त पूना पैक्ट के नाम से जाना गया, सितंबर 1932 में हुआ था। अरे क्लियर है? चलिए दोस्तों, आगे चल के जैसे दलित की बात उठी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्त, जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उस टाइम अंबेडकर जी पहुंच गए लंदन दलितों का प्रतिनिधित्व करके, जिन्ना पहुंच गया मुसलमानों के लिए। गांधी जी बोले मैं तो पूरे भारत का करता हूँ। लो भाई, कोई समाधान निकला ही नहीं है। एक ही जगह से, एक ही इंडिया में तीन लीडर तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, तो कैसे यूनिटी दिखेगी यार। सेकंड फेल हुआ था, थर्ड तो अपने आप पता आपको फेल हुआ ही हुआ है। वो फर्स्ट में कांग्रेस पार्टिसिपेट कर ही नहीं थी, ये हुआ। आगे चल के दोस्तों देखा गया कि कांग्रेस हिंदू महासभा बन, जो कि एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुस्लिम काफ़ी नाराज थे सोसाइटी के अंदर। अब मुस्लिमों को ये लगने लग गया, क्योंकि आप खुद से सोचो यार, जब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ चला तो उसको गांधी जी ने बंद किया, क्योंकि वो हिंसा हो गया, चोरा चोरे वाला। तो चोरी चोरा की दोस्त हिंसा के बाद उसको बंद किया गया, तो लोगों में नाराज़गी सी हो गई, मुस्लिम खासकर, कि गांधी ने ये बंद क्यों कर दिया। तो दो जब से ही कांग्रेस से मुस्लिम लोग कटे कटे से रह रहे थे, मतलब कि अलग अलग से। अब इनको ये लगने लग गया कहीं ये मेजोरिटी लोग, हम तो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, हम पे हावी ना हो जाए। अब इनके मन में ये बैठाने का काम जिन्ना भी करने लग गया। बस अब इनकी राजनीति रोटियाँ सेकनी स्टार्ट हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो गए, यानी कि अब जाके सांप्रदायिकता की जहर को घोल देगा सोसाइटी में और सांप्रदायिकता की बात स्टार्ट, कहीं कहीं मुस्लिम छोटे छोटे दंगे होने स्टार्ट हुए। अब वो बड़ा रूप ले लेगा, वो तो गदर मूवी दोस्तों आपने देखा होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, सब आप सब जानता ही हो, तो एक्सप्लेनेशन की दोस्तों में जरूरत है नहीं, सबको पता है यार कि क्या सीन हुआ, वो आज़ादी की घटना है, वो पार्टीशन। चलिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में दोस्त एक एग्रीमेंट हुआ, और मुस्लिम एग्रीमेंट करना भी चाहती थी। एग्रीमेंट ये करना चाहती थी कि ऐसे तो जैसे कि दलितों का जो डिमांड था ना, जैसे अम्बेडकर जी का डिमांड था कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम सिर्फ दलितों के लिए, फिर बेशक वो बाद में ख़त्म हुआ पूना पैक्ट के द्वारा, लेकिन सेपरेट इलेक्शन का सिस्टम जिन्ना भी चाहता था मुस्लिमों के लिए, कि सिर्फ जहाँ से मुस्लिम आबादी हो और यानी कि और कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा हो। क्लियर है? कैंडिडेट वहाँ पे मुस्लिम भी खड़ा होगा। पा भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता था यार। फिर जाके दोस्तों क्या हुआ है, जिन्ना कह रहा था कि चलो भाई ठीक है, हम सेपरेट इलेक्शन सिस्टम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे कुछ शर्तें पर माननी पड़ेगी। अब वो क्या शर्तें भाई?
सेंटर में सीटें रिजर्व करूं, लालच है, देख लो, मतलब देख लो यार, हद है यार, मतलब कि है सेंटर में सीटें रिजर्व करो। तो दूसरी बात ये है कि जो सीटें हैं वो सेंटर असेंबली में रिजर्व तो होनी चाहिए, प्लस जिन्ना चाहता था कि अब बैक फ्रंट पे हम तो थोड़ा फ्रंट पे आए और मुस्लिमों का उद्धार हो। क्या इनको ये ना लगने लगे कि जो मेजॉरिटी मुस्लिम यानी कि जो मेजॉरिटी जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी पे घातक साबित ना हो जाए। अब भरने लग गया जिन्ना। देखो ये सब बात वैसी ही रही यार, ऐसा कुछ था नहीं, भारतीयों में एकता स्टार्टिंग से रही है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भरना स्टार्ट कर दिया। चौधरी रहमत अली ने दोस्त पाकिस्तान नाम एक वर्ड भी दे दिया, घटना और आगे चलती रही। आप दोस्त थोड़ा पहले हम इस बात पे थोड़ा बात करते हैं कि 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई गई और M.R. जयकर जो कि हिंदू महासभा के दोस्त मेंबर थे, इन्होंने ये जो मुस्लिम ने जिन्ना ने जो डिमांड करी उस डिमांड को मना कर दिया। नहीं भाई, कोई सेंटर रिजर्व नहीं होगी, सीटें रिजर्व नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसी कोई खतरा नहीं है, कोई मेजोरिटी या कोई माइनॉरिटी वाली बात नहीं है। इनके दोस्तों जैसे ही कहा इन्होंने, मुस्लिम और नाराज़ हो गए, जिन्ना नाराज़ हो गया। यहाँ से कहीं ना कहीं दोस्त कह सकते हो कि वो बीज जो पार्टीशन की हमें आगे जाके दिखी, उसके बीज अब जाके ही बोना स्टार्ट हो कर दिया गया था, वो पेड़ बन गया 14-15 अगस्त 1947। सामूहिक अपनेपन का भाव। अब जाकर दोस्त हम इस टॉपिक की बात करते हैं कि ये देखो ये सब सांप्रदायिकता के बीच कैसे हो गई। इसकी भी एक अलग कहानी है कि पार्टीशन की और भी हम बात करेंगे। अभी तो 10th लेवल में सिर्फ आपको इतना समझना है यार। एंड अभी हम ये देखते हैं कि नेशनलिज्म की दोस्त जो फीलिंग है वो लोगों में कब, कैसे और किस प्रकार जागी, इसकी भी बात करते हैं। देखो दोस्त, सबसे पहले सामूहिक अपनेपन, द सेंस ऑफ कोलेक्टिव बिलोंगिंग। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्त एक ऐसी पिक्चर बनाई थी जो कि भारत माता की, मतलब कि भारत माता की एक पिक्चर बनाई इन्होंने, जहाँ पे शांति भाव का एंड कह सकते हो यार कि एक जोश थे लोगों के अंदर, बहुत तगड़े यार, उस पेंटिंग के द्वारा। रविंद्रनाथ, वो इससे पहले ही दोस्त बंकिम चंद्र चटर्जी देख सकते हैं भाई, इनके द्वारा भारत की मातृभूमि को डिस्क्राइब करते हुए, एक मातृभूमि को डिस्क्राइब करते हुए, विवरण देते हुए वंदे मातरम लिखा गया। और दोस्त यही वंदे मातरम जो कि 1870s में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको आगे चल के दोस्त इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्त, जनगण मन एंड तो ये सारी कुछ घटनाएं हैं, आप कह सकते हो किसने जोश को जगा दिया। भारत में नहीं सिर्फ, आप देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ऐसा होगा। जब आज़ादी के लिए या अपने ही देश के अंदर आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, दोस्त स्ट्रगल हो रहा था, तो गीतों ने, नेशनल गीतों ने बहुत ज़्यादा, मतलब कि लोगों में, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के दोस्त वंदे मातरम 1870 में लिख दी गई थी तो यार, है ना। तो ये बहुत रहा। लोक कथाओं, बताओ, लोगों को कथाओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, अलग अलग प्रकार की चीज़ों से लोगों में जोश जगाई गई, राष्ट्रवाद की भावना को जगाई गई। इसी के साथ दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। रविंद्रनाथ दोस्तों टैगोर के द्वारा स्वदेश मूवमेंट चलाया गया बंगाल के अंदर। इसी में दोस्त नटेशा शास्त्री, जिन्होंने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से एक लोक कथाएँ लिखी, जो कि दोस्त तमिल के एक कथाई थी। तो तमिल लोक कथाओं को इन्होंने इस तरीके से लिखा और इनका ये मानना था कि लोक कथाएं एक राष्ट्रीय कथाएं होती है, एक राष्ट्रीय साहित्य होती है, जो लोगों पे एक गहरी छाप छोड़ती है। लोग इससे पहचानते हैं, राष्ट्रवाद की भावना जागती है। और इसमें दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर का भी भाई बंगाल में रहते हुए बांग्ला गीत के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में बहुत बड़ा योगदान था। और रविंद्रनाथ टैगोर में ही दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत बड़ी एक शक्ति थी यार। उसी भी देखो, जब स्वदेश मूवमेंट चल रहा था बंगाल के अंदर, तो उसी बीच एक तिरंगा झंडा निकाला गया है, तिरंगा झंडा। अब देखा जाए तो आप इसको देखो, सबसे ऊपर इसका कलर जो है वो ग्रीन है, येलो है और रेड है। दोस्त इसके अंदर 8 टोटल फूल हैं, जो कि 8 भारत के ब्रिटिश इंडिया के स्टेटों को दर्शाती है, दिखाती है। तो दोनों यहाँ पे साइन दिया गया है, जो कि हिंदू और मुस्लिम के प्रतीक को दर्शाते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से अब ये झंडे बनने स्टार्ट हुए, लगा कि हाँ यार कुछ हो रहा है।
तो ये सब चीज़ एक नेशनलिज्म के एक प्रतीक के रूप में देख सकते हो आप, राष्ट्रवाद के। यहाँ पे दोस्त लिख दिया है जो 8 इसमें लोटस दिखाया गया वो रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस जो स्टेट से ब्रिटिश इंडिया के, वो वाले हैं ये चारों फूल है, 8 जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये जो भी कमल के फूल दिखाए गए हैं लोटस। एंड जो यहाँ पे प्रतीक दिखाए गए वो हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाया गया है। चले दोस्तों, अब आगे 1921 में जाके गांधी जी ने अपना खुद का डिजाइन कर लिया स्वराज फ्लैग। क्या नाम था इसका? स्वराज फ्लैग। अब इसके अंदर क्या था दोस्त? वाइट, ग्रीन और रेड, और जिसमें दो बीच में जो गांधी जी का दोस्तों हथकरघा था उसका डिजाइन बनाया गया था। इस तरीके दोस्तों आगे चल के हम देखें तो एक तरफ से कह सकते हैं कि गांधी जी ने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो दिया ही दिया यार। और इन झंडों ने लोगों में एक तरीके से कह सकते हो कि फ्लैग ने एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो होती है वो अंदर से जो उजागर करती, लोग खड़े हुए। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है यार बीच बीच में। अब दोस्त अंतिम हमारा जो आंदोलन था लास्ट में जाकर चला, जो कि 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अंदर गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो, लेकिन भारत को आज़ाद करो किसी भी तरीके से। अब हमें आज़ाद करवाना है, बूढ़े से लेके बच्चे तक, महिलाओं से लेके सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए। बहुत बड़ा आंदोलन दोस्तों चलाया गया, बहुत बड़ा आंदोलन। क्योंकि दोस्त जैसे साइमन कमीशन आया था भारत के अंदर 1928 में, वैसे ही बाद में दोस्तों 1942 के टाइम जब क्रिप्स मिशन आया तो इसकी भी शर्तें सेम वैसे रही, हमने नहीं माना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, है ना, पार्टीशन तक की दोस्तों बात थी यार इसमें तो। प्लस प्रिंसली स्टेट भारत पर रहेंगे या नहीं रहेंगे तो बात नहीं मानता, निकल गया। फिर भाई ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। 8 अगस्त को हमने स्टार्ट कर दिया करो या मरो का नारा दे दिया। बस देखा जाए दोस्तों 1 साल तक इस आंदोलन ने फुल धमाल मचाया। ईस्ट से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके नॉर्थ तक बहुत तगड़ा दोस्तों सपोर्ट मिला इसके अंदर। लेकिन इस आंदोलन के अंदर ये सब तो ठीक था, लेकिन गांधी जी ने पूरी कोशिश करी और सभी लोगों ने, फिर भी दोस्त ये आंदोलन 1 साल तक चल पाया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको दबा दिया। निष्कर्ष में दोस्त हम लास्ट में कह सकते हैं कि इंडियंस हैं एक कॉमन स्ट्रगल कर रहे थे एक कॉमन मैन के साथ, है कौन था वो? गांधी जी। दोस्त नेशनल यूनिटी वो सबसे बड़ी काम होती है किसी भी संगठन को बनाने में या एक देश को चलाने में या किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में, और गांधी जी ने दोस्त ये साबित करके दिखाया। गांधी जी ने दोस्त इस मुहिम को एक सिस्टमेटिक वे में चलाया, वो बात बिल्कुल जाहिर सी बात है। गांधी जी तमाम दोस्त हमारे क्रांतिकारी, सिर्फ गांधी जी नहीं यार, हमारे क्रांतिकारी ऐसे बहुत हैं जिनका नाम अभी तक इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। फिर भी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे एक राजू नाम का बंदा, याद करो यार, है अल्लूरी राजू, कैसे उसको फांसी पर चढ़ाया गया। लोग कहाँ पढ़ाया जाता है उनके बारे में यार। तो अगर देखा जाए कि भारत के अंदर हाँ गांधी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा लोगों को एकता में बनाने में, एक कैसे तो यूनिटी बनाने में। और नेशनल यूनिटी सबसे बड़ी चीज़ थी जहाँ पे इतने सारे लोग, इतने धर्म के दोस्तों लोग रहते थे, और ये डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग लोग, उन सब में दोस्त एकता बनाना एक अपनी में एक कह सकते हो एक चैलेंज था। फिर भी दोस्त इसको मेनटेन रखना। और आगे चल के दोस्त कैबिनेट मिशन आई 1946 के अंदर। कैबिनेट मिशन के बाद जो उसका प्रस्ताव था कि भारत का पार्टीशन होगा और भारत आज़ाद भी होगा और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा। दोस्त इसके साथ भारत का विभाजन हुआ और भारत आज़ाद हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और 15 अगस्त को हमने अपना आज़ादी का महोत्सव बनाया। लेकिन दोस्त इस आज़ादी पे भारत के विभाजन का ग्रहण लग गया। वो बात ठीक है यार कि हम चाहते नहीं थे, लेकिन वो मुसीबतें कुछ इस तरीके से थी कि जो हमने को पूरी तरह से घेर ली, है ना। बहुत तगड़ा मतलब चैलेंज था हमारे पास। तमाम तरह के दोस्तों संकट को देखते हुए एंड में कहा जा सकता है कि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन असराहनीय था, जिसको भारत ही नहीं दुनिया ने दोस्तों अप्रिशिएट किया। दुनिया ने एक गांधी जी को दुनिया ने अप्रिशिएट किया। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है क्लास 10th का है नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, शॉर्ट नोट बनाते जाना, एनसीईआरटी बुक्स अपने पास रखना साथ, ताकि उसमें अंडरलाइन करते जाना। मैंने दोस्त एनसीईआरटी फॉलो करके पढ़ाया आप सभी को। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चंस है। तो पहले तो एमसीक्यू क्वेश्चंस, और ये भी जो भी दोस्त आपको करना हो जल्दी करो, एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी आपकी। जब आपने पूरी वीडियोस देख ली है
तो उसको अटैम्प्ट करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेस्ट का। आप क्यूज़ भी अटैम्प्ट करो, हमारी जो क्यूज़ है आप उसको भी दो, देखो आप कितना आपके परसेंटेज आ पा रहे हैं, आप उसको चेक करो। हमारे दोस्त नोट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो हमारे SST की वीडियोज़ बनी हुई है उसकी सभी के लिंक, ऑल वीडियोज़ लिंक है चेक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको दे दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हो। दोस्त कैसे लगी आपकी वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप मेरी इस मेहनत को सफल बनाना चाहते हो दोस्त, कंटिन्यूस लगभग 4 से 5 घंटे खड़े रहा हूँ इस वीडियो को शूट करने के लिए। बेशक वीडियो दोस्त कितने घंटे की बनी हो, लेकिन एक वीडियो शूट करने में कंटेंट रेडी करना पड़ता है, फिर स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, तमाम चीज़ें। खैर दोस्त ये वीडियो शूट होगी फाइनली। एंड एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो सब जगह शेयर करना यार। CBSE के टॉपिक्स पर नई वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं, आपका प्यार रहा तो और लोग तक ये वीडियोस पहुंचेगी, वो देखने के लिए आएंगे, वो कमेंट्स में बताएंगे कि वीडियो उनको कैसी लग रही है। मैं और वीडियोस बनाऊंगा और मजा आएगा। चाहते हैं ना आप ये, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, थोड़ा मेरे को मोटिवेशन देना आप, ताकि गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया और मैं दोस्तों आपको इस क्लास से आज़ाद करवा दूँगा। इस क्लास से 10th के बाद 11th में, 11th के बाद 12th में आज़ादी मिलती रहेगी आपको। वीडियो एक बार शांति में देख डाला, सच कहता हूँ लाइव झिंगा लाला कभी नहीं भूलोगे दोस्त। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखना। कैसे लगी ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए दोस्त, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है आपको, बाकी और भी ऐसा कोई टॉपिक्स वगैरह रहता है आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो। चलिए दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक हुए दिल की गहराइयों से और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।